क्या हाल चाल है बेटा? गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें? स्टार्ट करें, जल्दी बता दो। जल्दी जल्दी फास्ट। अच्छा, आज क्या है बेटा? आज वेडनेसडे है। आज तक ऑफिशियली सबकी क्लास ऑफ थी। कल जो है, कल आपकी फिजिक्स भी है और मेरे ख्याल से शायद कल क्या है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, मैं बताता हूँ एक बार आपको। कल का लेक्चर कटा नहीं था बेटा। लास्ट पॉइंट पे मैं कुछ डिस्कस कर रहा था, वही बता रहा था। संयम मंडल, एक बार स्टेप्स को लेके बात करते हैं। हाँ, कल मैं कोई कहानी सुना रहा था, कोई स्टोरी सुना रहा था। क्या थी, थोड़ी सी याद दिलाओ। कल मेरी क्लास है। हाँ, कल है, बिल्कुल है। कल तो ऑफिशियली थर्सडे है, मेरी तो क्लास होती ही है। राजा मंत्री वाली। अच्छा, हाँ, ठीक है। फिजिक्स की क्लास कल है, हाँ, होगी। ठीक है, कहानी को कंप्लीट करते हैं। कल तो सारी क्लास होगी, हाँ। हाँ, ठीक है। ह्यूमन फिजियो कल से सारी क्लास होगी। मैं बता देता हूँ आपको बेटा। देखो क्या है कि सर्वेश सर मेरे ख्याल से शायद फ्राइडे लौटेंगे रात में। तो सर्वेश सर की जहाँ क्लास का गैप आएगा वहां पर एमडी सर पढ़ा देंगे। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली शायद कल एमडी सर की हो जाए। ठीक है, सर्वेश सर की जगह, बाकी तो नॉर्मल होगी हो। ठीक है, यस। अच्छा, कल जो है, कल कल क्या है, कल मैं बताता हूँ कि कल शायद भाई दूज वगैरह है। तो मैं आपको थोड़ा सा शेड्यूल समझा देता हूँ। कल हमारे पास जो है वो है ये, क्या नाम है, कल क्या है? कल थर्सडे है ना? ठीक है। कल मेरी और फिजिक्स की क्लास होगी। परसों से आपका नॉर्मल शेड्यूल चालू करेंगे। मैं आपको बता दूंगा एक बार जरा ऐप में देख लेना ध्यान से। हाँ, मयंक इस मंथ में करा तो देंगे, पॉसिबल है। अभी आज तो 22 तारीख है। टेस्ट का सिलेबस अभी तक नहीं आया। टेस्ट में बेटा आपका फोटोसिंथेसिस आ रहा है, एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी, ये मैंने डाला था। ठीक है, यस। मैं एक बार मैसेज भी कर दूंगा टेस्ट के सिलेबस को लेके, आपको अपडेट मिल जाएगा आज। पहले एक बार पढ़ ले, फिर मैं कल की क्लास का डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, चालू करें। हाँ, रिवीजन प्लानर में आप लोगों से एक चीज जानना चाह रहा था। वन शॉट में डाल दूं क्या? सारे 11th के मैंने प्लान तो किए हुए हैं। अब क्या है कि मेरे को दो से तीन में डाल दूंगा 1 तारीख तक। उसके बाद के फिर उसके बाद आकर मैं कराऊंगा, है ना? यस। कल कल छुट्टी दे दें? क्यों? तेरे से दुश्मनी है दीपक? नहीं। हाँ बेटा, कल मेरी क्लास कल कल और सुबह होगी, उसके बाद से अपने नॉर्मल टाइम पे। ठीक है, आर्यन कोई बात नहीं, आज पढ़ाई करना है। चालू करेंगे बेटा। सर जिम नहीं जाते हैं बेटा। बीच में पार्क जा रहा था, वो भी अभी थोड़ा पोल्यूशन की वजह से रोक दिया। दिल्ली में बहुत पोल्यूशन हो गया, तो सुबह जा नहीं पा रहे हैं। हाँ, ठीक है, यस। चलो स्टार्ट करें। स्टार्ट करें बेटा, आज आज की कहानी स्टार्ट करें। सब भूल जाओ, हम लोग ग्लाइकोलिसिस पढ़ रहे थे, उसी को रिवाइज करते हैं और उसी को हम आगे लेकर चलते हैं। कल जो बताया था उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। छोटी छोटी चीजें जो आपको समझानी है, जैसे मैंने आपको एक ग्लूको नियोजेनेसिस समझाना है, वो आपने कब पढ़ा था मैं आपको बताऊंगा। ठीक है,
तो कल जो हमने पढ़ा था बेटा, कल हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि भाई ग्लाइकोलिसिस जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो साइटोप्लाज्म में होता है, आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। और इसमें टोटल हमारे पास कितने एंजाइम होते हैं, 10 एंजाइम। ये ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन नहीं है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं है, पार्शियल ऑक्सीडेशन है। जब हम बात करते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन की, तो कहीं ना कहीं कार्बन ऑक्सीडाइज हो रही होती है, CO2 नहीं बन रहा होता, ठीक है, क्लियर है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन कब होगा, जब 6CO2 बन जाएगा, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में टोटल मेरे पास कितने स्टेप है, 10 स्टेप है। इसको हम बोलते हैं ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे मतलब ये जो स्कीम है, ये पूरा प्रोसेस है, जिन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया उनके नाम एम्बेडन, मेयर ऑफ परनास है, तो ईएमपी पाथवे बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ, वो रिवाइज करेंगे और आगे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। चालू करें बेटा, चालू करें, फिर डोपा डिस्कस करेंगे, ठीक है। चैट को प्राइवेट कर देते हैं, पहले एक बार मैं ग्लाइकोलिसिस डिस्कस कर लूं, फिर मैं करता हूं, ठीक है। यस, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हाँ, सबसे पहले हमने ग्लाइकोलिसिस में जो पढ़ा था उसी को बात करते हैं फटाफट से, ये मैंने लास्ट आपको दिखाया था। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा। पहले स्टेप जो ग्लाइकोलिसिस का, रूपा बेटा इसके बाद अभी डिस्कस करूंगा ताकि आपको रिवाइज कर दूं। ग्लूकोज से मेरे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ठीक है सर। ग्लूकोज से मेरे पास क्या बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। तो आपको कैसे याद रखना है, इसको ऐसे याद रखना है, मेरी बात सुन ध्यान से। आपको शॉर्ट में इसको इस तरीके से ड्रॉ करना है, ये ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज से मेरे पास बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर मेरे पास बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर मेरे पास बनता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, और ये दो शुगर में टूट जाता है। एक का नाम डाईहैप है जो कि 3 कार्बन की शुगर है, और एक का नाम मेरे पास PGAL है। क्या नाम है, PGL। PGL से मेरे पास बनता है 13BPG, बिस फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। फिर मेरे पास बनता है 3PG, फिर मेरे पास बनता है 2PG, फिर मेरे पास बनता है PEP, फिर मेरे पाइरुवेट बनता है पाइरुवेट। क्या इतनी बात में कोई दिक्कत है किसी को, कितनी बात में कोई दिक्कत है। अब आते हैं जरा ATP कहां लगता है। तो ये पहला स्टेप है जहां पर मुझे ATP लगता है और क्या बनता है, ADP, यस और नो, ठीक है। ये वाला स्टेप जो है ये रिवर्सिबल है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद ये वाला स्टेप भी रिवर्सिबल है, ठीक है, रिवर्सिबल है बेटा, ये है ना, ये रिवर्सिबल है हमारे पास, ये रिवर्सिबल है, ठीक है, ये रिवर्सिबल है, ये सारे स्टेप रिवर्सिबल है इस वाले को छोड़ के, ठीक है। और ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल है, यस, ठीक है। तो मैं एक बार स्टेप्स के नंबर डाल देता हूं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, फोर्थ स्टेप में टूट रहा है, फिफ्थ में ये कन्वर्ट हो सकता है, सिक्स्थ स्टेप में मेरे पास क्या बन रहा है, PGL बन रहा है, सेवंथ में ATP बनेगा, आठ में क्या होगा, नाइन्थ में क्या होगा, 10th में क्या होगा, ऐसे ऐसे हमने याद करना है। तो एक बार ATP यहां भी खर्च हो रहा है, यहां पर खर्च हो रहा है, जहां पर क्या हो रहा है, ATP से क्या बन रहा है बेटा, ADP बन रहा है, क्या बन रहा है, ADP, यस। यहां पर मुझे एंजाइम याद करना है, क्या नाम है, कौन बताएगा। एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। क्या नाम है, हेक्सोकाइनेज नाम है। कर सकते हैं ऐसे याद, कर सकते हैं ऐसे शॉर्ट में याद बेटा। ऋतुजा बिनी वाले बच्चे, मैंने आपकी अब बात समझ ली है, आप किसी तरीके से कनेक्ट करो, फिर मैं उसको फास्ट करवाता हूँ, आपके पास कॉल आ जाएगी तुरंत से, है ना। यहां तक ठीक है, अब आप जरा आ जाओ, ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। सबसे पहले मैंने जो जो पॉइंट्स लिखे थे एक बार फिर से रिपीट करता हूं। पहला, तीसरा, 10वां स्टेप ये इररिवर्सिबल है। इररिवर्सिबल का मतलब ये हो गया कि ये स्टेप एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है सर। ATP कौन से स्टेप में लग रही है, पहले और तीसरे स्टेप में हमारे पास क्या हो रही है, ATP यूज हो रही है। क्या हो रही है, ATP यूज हो रही है। एक बच्चा अगर अगर मेरी बात समझ पाओ तो, हमारे पास क्या है बेटा, फ्रक्टोज इसमें कहां एंटर करता है, मैं आपको बताता हूं। फ्रक्टोज यहां एंटर करता है डायरेक्ट, और उसमें भी यहां ATP खर्च हो सकती है, ऐसे ATP खर्च होगी और क्या बनेगा, ADP बनेगा, यस, ठीक है। और एंजाइम कौन सा लगेगा, हेक्सोकाइनेज ही लगेगा। इस एंजाइम को हेक्सोकाइनेज कहते हैं क्योंकि ये ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है और फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाता है।
एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा हुआ है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों एंटर कर सकते हैं हेक्सोकाइनेज की मदद से, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। वो कंफ्यूजिंग है। एक्चुअल में आपको समझना है कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसका आइसोमर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है। जब आप फ्रक्टोज को डायरेक्टली एंटर कराओगे तो ये बनेगा। तो अगर आप फ्रक्टोज यूज करते हो तो एक एंजाइम कम लगेगा, आइसोमरेज। कौन सा एंजाइम कम लगेगा? आइसोमरेज। एटीपी उतनी लगनी है। तो जब फ्रक्टोज यूज होगा, आप समझो ध्यान से, व्हेन फ्रक्टोज यूज होगा, व्हेन क्या यूज होगा बेटा? फ्रक्टोज यूज होगा तो मेरे पास क्या होगा बताओ? मेरे पास क्या होगा? एक एंजाइम कम लगेगा, वन एंजाइम लेस लगेगा, लेस रिक्वायर। एक एंजाइम कम रिक्वायर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? एक एंजाइम मुझे कम लगेगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? नो एंजाइम चाहिए। लिविंग सिस्टम में ग्लाइकोलिसिस 100% एफिशिएंसी से चलता है। अभी बताऊंगा आर्यन इसको। फ्रक्टोज वाली नहीं समझ में आई मुझे। एक चीज बता, देख इधर देख, मेरी तरफ देख। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर इसका आइसोमर बनाते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अगर मैं हेक्सोकाइनेज यूज करके फ्रक्टोज से डायरेक्टली फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना दूं तो ये सेकेंड वाले स्टेप की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो अगर आप एंजाइम काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एंजाइम लगेंगे। कौन सा कम लगा? आइसोमरेज कम लगा। यस, आइसोमरेज नहीं रिक्वायर होगा। क्या रिक्वायर नहीं होगा? आइसोमरेज नहीं रिक्वायर है। आइसोमरेज नॉट रिक्वायर्ड। इस बात में कोई दिक्कत है तुम्हें क्या? आइसोमरेज नहीं चाहिए। अब समझ में आया? अब समझ में आया? अब आते हैं जरा। अब ये वाला स्टेप है, ये वाला स्टेप है। यहां पर NAD+ से क्या बन रहा है? NADH बन रहा है। और मैंने फॉस्फेट यहां से एंटर कराई थी, ठीक है। इसमें मेरे पास ATP फॉर्म हो रहा है। यस, इसमें मेरे पास क्या हो रहा है? इसमें पोजीशन चेंज हो रही है। इसमें मेरे पास पानी निकलता है, याद आ रहा है? पानी निकलता है ऐसे, ठीक है। और इसमें मेरे पास ATP बन रहा है। क्या बन रहा है? ATP बन रहा है ADP से। यस, ADP से ATP बन रहा है, ठीक है। तो कौन से स्टेप में, कौन से स्टेप में ऑक्सीडेशन हो रही है? 6th स्टेप में। 6th स्टेप में ऑक्सीडेशन हो रही है। एनसीईआरटी कहती है कि 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट निकलता है। मेरी बात समझो ध्यान से। यहां से पूरा का पूरा प्रोसेस डबल चल रहा है। क्यों डबल चल रहा है? क्योंकि डाइहैप इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो एक ग्लूकोज से मेरे पास पाइरुवेट कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि डाइहैप इसमें कन्वर्ट हो जाता है। यस और नो? तो 6 स्टेप में ऑक्सीडेशन हो रही है। यस, 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट NADH की बात हो रही है। 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट किसकी बात हो रही है? NADH की बात हो रही है। NADH फॉर्म होंगे 2 हमारे पास। कितने बनेंगे? 2 NADH बनेंगे, ठीक है। 7th स्टेप और 10th स्टेप में ATP बनेगी। 7th स्टेप और 10th स्टेप में क्या बन रही है बेटा? ATP फॉर्म हो रही है। क्या बन रही है? ATP फॉर्म हो रही है। इस बात में कोई दिक्कत है? 7वें और 10वें स्टेप में ATP फॉर्म हो रही है। अब यहां कितनी ATP हो जाएगी? ये 2 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। ऊपर की 2 माइनस कर दो तो टोटल नेट ATP कितनी आ जाएगी? 2 ATP आ जाएगी। यस, बेटा फ्रक्टोज यूज होगा तो, यार आप समझ नहीं रहे हो जाबिर, एकदम से बेवकूफों जैसी बात कर रहे हो। हम ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हो एक ATP कम यूज होगा, गलत बात है भाई। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं बना रहे हो, पर जो फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाओगे वहां तो लगेगी ना ATP। तो जो ATP यहां लगनी थी वो यहां लग गई। स्टेप कौन सा मिसिंग हो गया? आप समझो ध्यान से। देखो, ये एक स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है। फिर आ रहा है मेरे पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। कहां से? ग्लूकोज से। अब मेरे पास फ्रक्टोज से डायरेक्टली आ रहा है, ठीक है। यहां ATP लगनी थी, यहां लग गई। तो ATP तो उतनी ही लगी। ये वाला स्टेप गायब हो गया आइसोमरेज का। अब समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताओ, अब समझ में आई है कि नहीं आई? ATP को रिडॉक्स इक्विवेलेंट कहते नहीं कहते? रिडॉक्स इक्विवेलेंट का मतलब होता है NADH, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स, रिडॉक्स का क्या मतलब होता है? कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो जब मैं PGL की ऑक्सीडेशन करूंगा तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे। कितने निकल रहे होते हैं? 2 निकल रहे होते हैं। तो NAD+ से NADH फॉर्म करते हैं हम लोग, ठीक है। क्लियर है? सही है। NAD+ से NADH बनाते हैं। 1,3-BPG से यहां पर ATP बना, ठीक है। अब मेरी बात सुने ध्यान से। कौन से स्टेप में ATP बन रहा है मेरे पास?
7th और 10th स्टेप में, अब सुनो, ध्यान से सुनना मेरे पास 7th एंड 10th स्टेप में क्या हुआ है, डायरेक्ट एटीपी बना है। डायरेक्ट एटीपी का क्या मतलब होता है, सुनना ध्यान से। डायरेक्ट एटीपी का क्या मतलब होता है, जरा समझना इस बात को। डायरेक्ट एटीपी का मतलब होता है कि जब कोई सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, डायरेक्टली एटीपी बन जाए, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं उसको, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। यहां तक समझ में आ गई, यहां तक समझ में आ गई। मैं बेटा डाइहैप की का क्या यूज है, मेरी बात समझ। ये टूटा है इसमें, ये कन्वर्ट हो गया इसमें, तो इसका मतलब यहां से डबल चला है। मेरी बात समझो ध्यान से। 13 बीपीजी में ज्यादा एनर्जी है किससे, किससे, एटीपी से। तो 13 बीपीजी 3 पीजी से कन्वर्ट होगा। आप समझो, 13 बीपीजी कन्वर्ट हो रहा है 3 पीजी में, तो यहां पर मेरे पास एटीपी बन रहा है, और एक मेरे पास एटीपी कहां से बन रहा है, पीपी से, पाइरुवेट वाले स्टेप में। तो ये, इसको भी हम क्या बोल रहे हैं बेटा, इसको भी हम क्या बोल रहे हैं, एडीपी से एटीपी। तो जब डायरेक्ट एटीपी बनती है ना किसी रिएक्शन में, उसको कहते हैं शॉर्ट में एसएलपी। एसएलपी की फुल फॉर्म क्या है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। एक हाई एनर्जी सबस्ट्रेट लो एनर्जी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, हाई एनर्जी सबस्ट्रेट लो एनर्जी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, उस ऊर्जा से डायरेक्टली एटीपी बनेगा, उसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो ग्लाइकोलिसिस क्या है, दो एटीपी डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में बनाता है, डायरेक्ट बनाता है। नहीं तो नॉर्मली एटीपी कहां बनेगी, नॉर्मली एटीपी कहां बनती है, एनएडीएच कहां बनाएगा, एनएडीएच फॉर्म एटीपी कहां बनाएगा, इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में बनाएगा। और कैसे बनाएगा, ऑक्सीडेशन से। कैसे बनाएगा, ऑक्सीडेशन से। उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। किसी बच्चे को याद है कि माइटोकॉन्ड्रिया के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ऑक्सीजन। क्या होगा, यूज ऑफ ऑक्सीजन होगी, यस और नो, यूज ऑफ ऑक्सीजन होगी, यस और नो। बेटा मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, मेरी बात सुनना, मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि डाइहैप को नीचे कन्वर्ट करने के लिए कोई एंजाइम नहीं है, ठीक है, आप समझो ध्यान से। आप में से कितने बच्चों ने वो पढ़ा है, ली चैटर प्रिंसिपल। ए कन्वर्ट हो सकता है बी में, और बी कन्वर्ट हो सकता है ए में, ठीक है। आपके पास 100 ए है, 100 बी है। अगर आप बी से पी बना दो, क्यू बना दो, आर बना दो, अगर आपके पास ये रिएक्शन नीचे जाए तो बी डिक्रीज होगा, बी डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, हां सर। तो ए ऑटोमेटिकली बी में कन्वर्ट होगा। यही तो ली चैटर प्रिंसिपल, ली चैटर प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो घटेगा इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा। तो जब फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट इन दोनों में कन्वर्ट हो गया, यहां कोई रिएक्शंस है ही नहीं नीचे, तो ये यहां रिएक्शंस नीचे है, तो ये ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, ये बताओ बस। अरे ये बताओ जल्दी। और आपको जो एंजाइम याद करने हैं बेटा, एंजाइम याद करने, मैं एंजाइम भी लिखूंगा, पर आपको जो मेन एंजाइम याद करने हैं दो, एक हेक्सोकाइनेज और एक पाइरुवेट काइनेज। पाइरुवेट काइनेज, पाइरुवेट काइनेज एटीपी बनाता है, हेक्सोकाइनेज यूज करता है। यहां पर एक एंजाइम आएगा डीहाइड्रोजिनेज, डीहाइड्रोजिनेज। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत है? ये पॉइंट्स लिखने हैं, लिखना चाहो तो लिख लो, अच्छा रहेगा। एसएलपी से बता दो, मैं रिपीट कर देता हूं, फिर से रिपीट करता हूं। 7वें और 10वें स्टेप में एटीपी डायरेक्ट बन रहा है। डायरेक्ट कैसे बन रहा है, मेरी बात समझ। जैसे मान लो ये एक सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है। एक हाई एनर्जी सबस्ट्रेट लो एनर्जी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, हाई एनर्जी सबस्ट्रेट लो एनर्जी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये डायरेक्टली एटीपी बन रहा है। आप समझ रहे हो, इसको एसएलपी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एसएलपी, यस। टू रिडॉक्स इक्विवेलेंट का क्या मतलब हुआ, जैसे NAD+ है, देखो इधर NAD+ है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है पहले से ही। अब मैं अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं, देख इधर, NAD+ में कितने इलेक्ट्रॉन दूंगा सर, 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा, तब जाके ये NADH बनेगा कि नहीं बनेगा। तो मैंने दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, यस,
उसको वो क्या बोल रहा है, रिडॉक्स इक्विवेलेंट। क्योंकि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, कौन से स्टेप में ऑक्सीडेशन हो रही है, सिक्स स्टेप में क्या हो रही है, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है। क्लियर है। पानी कौन से स्टेप में निकल रहा है, 9th। यस, साइकिल 2 बार लिखे, लास्ट वाला स्टेप एक बार फिर से समझा दो मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए जरा। 7th, सॉरी, एक सेकेंड देना बेटा। मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि 7th और 10th स्टेप में एटीपी डायरेक्ट बना है। तो एटीपी फॉर्मेशन दो तरह की होती है, एक होती है डायरेक्ट, डायरेक्ट को कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन तो एटीपी सिंथेसिस होता ही है। एनएडीएच जो बना है उसने क्या करी, एटीपी बनाई है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेटिव कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे होगा, ऑक्सीजन यूज करके, ईटीएस में। तो एनएडीएच जो है, एनएडीएच आप समझो, एनएडीएच जो है उसने एटीपी कहां बनाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर। क्लियर है, कहां बनाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर एटीपी बनाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है, जल्दी बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो अगर मैं आपसे कहूं बेटा एटीपी फॉर्मेशन, एटीपी सिंथेसिस इन रेस्पिरेशन, देखो आप समझो, अगर मैं आपको एक टॉपिक लिख दूं सीधे, टाइप ऑफ एटीपी सिंथेसिस, ये आप कहां लिखोगे, एक बॉक्स बना के, टाइप ऑफ एटीपी सिंथेसिस, यस और नो, देखते हैं क्या है टाइप ऑफ एटीपी सिंथेसिस। सबसे पहले आपने कहीं पर पढ़ी थी फोटोफॉस्फोराइलेशन, किसने किसने पढ़ी है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये कहां होती है, ये कहां होती है, किसी को याद है, ये कहां होती है, अकरिन क्लोरोप्लास्ट, अकरिन क्लोरोप्लास्ट में होती है, याद आया। और क्या यूज करके, यूज केमिओस्मोटिक, केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस। किसी को याद आया, ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक तरह की होती थी, दोनों तरह की। फिर दूसरी हमारे पास होती है एसएलपी, एसएलपी को कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं बेटा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये कहां होती है, हाँ भाई ये कहां होती है, ये बताओ कहां होती है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन अकर इन ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस में भी होती है ना, एक जगह और होती है, क्रैब साइकिल में भी होती है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में होती है, क्रैब साइकिल में होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जैसे 13 बीपीजी कन्वर्ट हुआ 3 पीजी में, यहां एटीपी बनी है। ठीक है, तो बेसिकली ये कहां हो रही है, रेस्पिरेशन में हो रही है। बेसिकली क्या हो रही है, रेस्पिरेशन में हो रही है, डायरेक्ट है ये क्या है, डायरेक्ट एटीपी सिंथेसिस है, डायरेक्ट एटीपी सिंथेसिस है। सही है सर, डायरेक्ट एटीपी सिंथेसिस है, इस बात में कोई दिक्कत। तीसरी टाइप ऑफ एटीपी सिंथेसिस होती है हमारे पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहां होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये कहां होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कैसे होती है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया में जो इनर मेम्ब्रेन है, यहां पर होता है ईटीएस, और यहां पर आप प्रोटॉन इकट्ठा करते हो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में एनएडीएच क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, उसके अलावा एक और कंपाउंड होता है एफएडीएच2, एफएडीएच2, ये दोनों ऑक्सीडाइज होते हैं कहां पर, ईटीएस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। उससे मेरे पास यहां प्रोटॉन इकट्ठा होता है, H+ ग्रेडियंट बनता है। अगर H+ ग्रेडियंट बनेगा तो यहां भी क्या यूज हो रही है, केमिओस्मोटिक यूज हो रही है। ठीक है, केमिओस्मोटिक यूज हो रही है। ठीक है, यस, ईटीएस में, इन ईटीएस, एंड ऑक्सीजन यूज हो रहा है, तो इसको कह रहे हैं ऑक्सीडेटिव। तो अगर आप ध्यान से देखोगे रेस्पिरेशन में ये दो तरीके हैं एटीपी बनाने के, और ये फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। तो टोटल किसी भी लिविंग सेल में, आप समझो मेरी बात सुनो, टोटल किसी भी लिविंग सेल में मैक्सिमम 3 तरह की से एटीपी बन सकती है। एक हो सकता है फोटोफॉस्फोराइलेशन,
दूसरा हो सकता है क्या, दूसरा क्या हो सकता है, सबस्ट्रेट लेवल। तीसरा हो सकता है ऑक्सीडेटिव। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपके पास ये लीफ का मीजोफिल सेल है, ध्यान से सुनेंगे, आपके पास का ये लीफ का कौन सा सेल है, लीफ का मीजोफिल सेल है। क्या मीजोफिल सेल में साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म होगा, यस, ठीक है सर। उसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, और इसमें मेरे पास क्या होगा बेटा, इसमें मेरे पास और क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट भी होगा, यस। तो इसमें मेरे पास तीनों तरह की एटीपी होगी, कौन कौन सी, साइटोप्लाज्म की वजह से एसएलपी होगी, माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ओपी होगी, क्लोरोप्लास्ट की वजह से पीपी होगी। इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, पीपी। इसको क्या लिख सकते हैं, पीपी। इसको एसएलपी। इसको क्या लिख सकते हैं, ओपी। अब मान लो मैं आपको रूट सेल दे दूं, मैं आपको दे दूं रूट सेल। अब रूट सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो उसमें कौन सी वाली होगी, माइटोकॉन्ड्रिया है, हाँ है, तो उसमें होगी ओपी और एसएलपी। मान लो आपका स्किन सेल दे दूं, तो स्किन सेल में क्या है बेटा, नो क्लोरोप्लास्ट है आपका जो स्किन सेल है, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया हाँ है, ओपी और एसएलपी। अब मान लो मैं आपको दे दूं आरबीसी, आरबीसी में कोई माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, तो उसमें सिर्फ क्या होगी, एसएलपी होगी, ठीक है। मैं आपको दे दूं ई कोलाई बैक्टीरिया, तो उसमें कौन सी होगी, एसएलपी होगी, क्योंकि इसमें ग्लाइकोलिसिस होगा, इसमें क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस होगा। किसी को समझ में आया ये टॉपिक, टॉपिक समझ में आया, किसी को समझ में आया मैंने क्या पढ़ाया, नहीं आयशा क्या नहीं समझ में आया, बता बेटा। कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया, मैं रिपीट करूंगा। राज क्या नहीं आया बेटा समझ, हाँ आराम से पढ़ाओ, इतनी जल्दी क्या है बेटा, तू समझेगा नहीं तो मैं क्या ही जल्दी है, बता जल्दी कहाँ है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल है तेरे पास, आराम से पढ़। अभी तक तू 6 महीने होने जा रहे हैं, चीजें लिंक नहीं करना सीख रहा है, तो बेटा क्या करेगा जिंदगी में, तेरी गलती है ही नहीं। दिक्कत क्या है कि तेरे को समझने के लिए थोड़ी सी एफर्ट की आवश्यकता है। सुन ध्यान से तो समझ पाएगा, पहले मेरी बात ध्यान से सुन, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन के बेटा। आपसे मैं कह रहा हूं कि हमारा जितना भी लिविंग सिस्टम आप आसपास देखते हो, वहां पर 3 मेथड होते हैं एटीपी बनाने के। एक हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था, जिसको हम फोटोफॉस्फेट में पीपी बोलते हैं, जहां लाइट रिएक्शन में एटीपी बनता है, जो डार्क रिएक्शन में खर्च हो जाता है, हमारे काम नहीं आता, डार्क रिएक्शन में खर्च हो जाता है। दूसरा तरीका है डायरेक्ट एटीपी। डायरेक्ट एटीपी क्या है, एक हाई एनर्जी सबस्ट्रेट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, मतलब कि एक ऐसा सबस्ट्रेट है जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उसकी एनर्जी से डायरेक्टली एटीपी बना देते हैं। सर डायरेक्ट कैसे बनेगा, भाई इसके पास कोई बॉन्ड होगा जिसकी एनर्जी जब एटीपी बन रहा होगा उसके बॉन्ड में चली गई। इस डायरेक्ट एटीपी एक तो ग्लाइकोलिसिस में बनती है, दूसरी क्रैब साइकिल में बनती है। इस डायरेक्ट एटीपी सिंथेसिस को हम क्या बोलते हैं, एसएलपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। व्हाट इज सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, लेवल फॉस्फोराइलेशन, तो सबस्ट्रेट के लेवल पर फॉस्फोराइलेशन हो रही है। अब क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये हम आगे पढ़ेंगे क्या है माइटोकॉन्ड्रिया में। जो हमने एनएडीएच अभी बनाया ग्लाइकोलिसिस में, और भी जगह बनाएंगे, और एक कंपाउंड होता है एफएडीएच2। ये ऑक्सीडाइज होता है कहां पर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहां पर क्या यूज होता है, ऑक्सीजन जैसी चीज यूज होती है। यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, जब आप इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहां पर आप H+ इकट्ठा करोगे, और जब आप H+ इकट्ठा कर लेते हो तो हाई से कम की तरफ जाकर एटीपी बनाता है, हमने पढ़ा था केमी ऑस्मोटिक। तो ये जो पीपी है और ओपी है, ये किस पर निर्भर है, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पर निर्भर है। ये वाली बात समझ में आ रही है। तो किसी भी सेल में मैक्सिमम 3 तरीके से एटीपी बन सकता है। अब आपके घर के बाहर नीम का पेड़ है, उसकी जो पत्ती है, लीफ है, उसका एक मीजोफिल सेल है। भाई मीजोफिल सेल में हमारे पास साइटोप्लाज्म भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है। सही है सर। सर उसको फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्यों चाहिए जब उस खुद एटीपी बना सकता है क्लोरोप्लास्ट से, रात में मर जाएगा सेल, फिर रात में तो एनर्जी चाहिए ही ना, ठीक है। तो उसमें तीनों तरह की एटीपी सिंथेसिस होती है। मान लो मैंने एक ले लिया रूट सेल, अब रूट सेल में कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो उसमें क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लास्ट तो होगा ही, तो उसमें कौन सी एटीपी होगी, ओपी होगी और एसएलपी होगी। अब आते हैं स्किन सेल, तुम्हारा स्किन सेल, तुम्हारे स्किन सेल में माइटोकॉन्ड्रिया हाँ सर है, तो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होगी, तो क्या होगा, ओपी और एसएलपी होगा।
अब आरबीसी जो होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, और एनिमल सेल है तो क्लोरोप्लास्ट होगा ही नहीं, तो उसमें कौन सी होगी, एसएलपी होगी। ई कोलाई बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो क्या होगी उसमें, एसएलपी होगी। और कोई सेल ले ले, और कोई सेल, न्यूरॉन्स ले ले, न्यूरॉन्स में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, होता नहीं होता, होता बिल्कुल होगा। और क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, तो उसमें क्या होगी, ओपी और एसएलपी होगी। अब बता, अब बता बेटा, अब ये पूछ रहा है सर स्किन सेल में माइटोकॉन्ड्रिया हो, स्किन सेल में एसएलपी क्यों? भाई एसएलपी तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, जिसके पास भी क्या प्रेजेंट है तेरे पास। अब मैं तेरे से पूछूं, मुझे बता जो जाइलम फाइबर में क्या होगा, तो डेड सेल है, उसमें कुछ भी नहीं होगा। समझ आ रहा है, जाइलम पैरेनकाइमा क्या है, पैरेनकाइमा सेल है, उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो उसमें क्या होगा, उसमें तू वो करा दे, क्या नाम है, उसमें करा दे एसएलपी और ओपी करा दे, क्लोरोप्लास्ट नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई भी सेल ले ले, अपनी मर्जी से कुछ भी सेल ले ले, स्पर्म सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, उसमें ओपी और एसएलपी दोनों होगा। समझ आ रहा है? तो हम रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हमारा फोकस इन पे होगा, एसएलपी और ओपी पर वैसे एटीपी सिंथेसिस को क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि फॉस्फेट बॉन्ड में एनर्जी है। फॉस्फोराइलेशन एटीपी सिंथेसिस 3 तरह की है, पीपी, ओपी, एसएलपी, ये तीनों तरह की। मान ले मैं ले लेता हूं मशरूम अगेरिकस, सर अगेरिकस में क्लोरोप्लास्ट होगा, नहीं होगा, तो उसमें ओपी एसएलपी हो सकता है। मान लो कोई एनएरोबिक है, एनएरोबिक मतलब ऑक्सीजन यूज ही नहीं करता है, अगर ऑक्सीजन यूज नहीं करेगा तो उसमें क्या नहीं होगी, ओपी नहीं होगी, सिर्फ एसएलपी होगी। अब बता बेटा, प्रोटीन से कौन से वाला फॉस्फोरिलेशन एक अलग चीज है, एसएलपी बोल तो रहा हूं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तू समझ इस बात में, इस कंपाउंड में ज्यादा ऊर्जा है, इसमें कम है, ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है। तो जब इसकी ऊर्जा कैसे रिलीज हुई, फॉस्फेट हटा, बॉन्ड में एनर्जी रिलीज हुई, वो एनर्जी किसमें चली गई, वो एनर्जी किसमें चलेगी, एडीपी की बॉन्ड में। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, बोल जल्दी से। यहां तक क्लियर है बेटा? FADH2 क्या अभी पढ़ेंगे हम लोग, परेशान मत हो, FADH2 नहीं पता परेशान मत हो, पर यहां तक क्लियर है, पहले बता दो बस। हाँ, ग्लाइकोलिसिस सारे सेल में होता है बेटा, कोई ऐसा सेल नहीं है जिसमें ग्लाइकोलिसिस ना हो। ग्लाइकोलिसिस इज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल टाइप ऑफ सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया होना ना होना एक अलग चीज है। सही है? ये नोट कर लो बेटा एक बार जल्दी से, ये वाला और अगला नोट करना था आपको, कर लो। मैंने कहा था आपको एंजाइम्स जो हैं वो 2 मेन याद करने हैं, एक पाइरुवेट काइनेज याद करना है, डिहाइड्रोजिनेज यहां लगता है, और एक आपको हेक्सोकाइनेज याद करना है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों एंटर कर सकते हैं ग्लाइकोलिसिस में, और मैं आपको अब एनसीईआरटी रीड कर रहा हूं इसकी 5 मिनट, उसके बाद मैं आगे के टॉपिक पे जा रहा हूं, ठीक है? यस। एसएलपी में केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस नहीं लगता, नहीं लगता। मेरी बात सुन, व्हाट इज केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस? जैसे पीपी में, इसमें क्या होता है, पीपी में क्या होता है, पीपी में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, उसकी मदद से हम प्रोटॉन कहां इकट्ठा करते हैं, ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड में। सही है सर? तो जब कभी प्रोटॉन इकट्ठा करके एटीपी बनाए तो उसको कहते हैं केमियोस्मोटिक। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी जो हम एटीपी यूज करेंगे, कहां पर, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, यहां प्रोटॉन इकट्ठा करेंगे, इसलिए केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस यूज हो रही है। पर एसएलपी में क्या है, एसएलपी में क्या है, मैं आप में से कितने लोग कंफर्टेबल है इस रिएक्शन के साथ, मुझे बस बता देना। आपकी मर्जी है, लिखो ना लिखो आपकी मर्जी। देख मेरी बात सुन ध्यान से, मेरी बात सुन ध्यान से। 13 BPG से 3 PG, ठीक है, इसका डेल्टा जी है -40, डेल्टा जी आपको पता होगा। अब सुनिए ध्यान से, एटीपी को पानी देते हैं, ठीक है, और मैं लिखता हूं एडीपी प्लस पीआई बनता है, इसका डेल्टा जी जो है वो है, मान लेते हैं, मुझे देनी पड़ेगी, प्लस 35 मान लेते हैं, ठीक है। रिवर्स रिएक्शन कैसे लिखूंगा, एडीपी प्लस पीआई, ठीक है। अच्छा, एटीपी टूटने का डेल्टा जी क्या है, -35 लिख देते हैं, ठीक है सर। एडीपी प्लस पीआई, अगर मैं एटीपी बना रहा हूं तो एटीपी बनाने का डेल्टा जी कितना आ जाएगा सर, +35 आ जाएगा, ठीक है। अब इस रिएक्शन को इसके साथ जोड़ दो। मैं क्या ने क्या किया, यहां लिख दिया एडीपी
और फॉस्फेट हटा दो, चलो यहां से मिल जाएगा मुझे, और मैंने यहां लिख दिया एटीपी। इसका डेल्टा जी कितना है सर? +35 है। भाई एडीपी से एटीपी बनने का डेल्टा जी जो है वो +35 एनर्जी देनी पड़ेगी। अब मैं इस रिएक्शन को ऐड कर दूं तो क्या इसकी वजह से ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा सर। मैं यही चीज समझा रहा हूं, इसमें काफी एनर्जी होती है जिसकी एनर्जी यूज करके एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। मेरी बात समझो, एटीपी बनने का डेल्टा जी पॉजिटिव में है, एटीपी टूटने का डेल्टा जी नेगेटिव में है। समझ में आ रहा है? अब मैं आपको यह समझा रहा हूं कि इसका डेल्टा जी इतना ज्यादा नेगेटिव है कि इसके प्लस वाले को ओवरकम कर देता है। नेट रिएक्शन -5 आएगा मान लो, तो इसका मतलब ये बन जाएगा। किसी को समझ में आई या नहीं आई? छोड़ दो, वैसे डेल्टा जी से नहीं करना चाहिए, पर आपको अगर ये समझ में थोड़ा सा भी आ गया तो काम चल जाएगा इससे। तो ये डायरेक्ट बना रहे हैं। ये कैसे बना रहे हैं? डायरेक्ट बना रहे हैं। एसएलपी में केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस नहीं लगता, नहीं लगता। आफरीन, सही बात है। हर सेल में एसएलपी होता है 100%। नोट कर लिस, जल्दी बताओ। नोट कर लिस, नोट कर लिस। राज कहां गया वो? ग्लाइकोलिसिस के स्ट्रक्चर याद करने, नहीं याद करने? आपको क्या क्या, मेरी बात सुनो, आपको क्या क्या याद होना चाहिए? आपको ये पता चल रहा है कौन से स्टेप में क्या हो रहा है, कौन से स्टेप में ऑक्सीडेशन हो रही है, ये पता चल रहा है? ठीक है, आपको ये पता चल रहा है। मान लो अगर क्वेश्चन आता है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन आता है, देखो क्वेश्चन आता है आपको ऐसे, एटीपी को लेके, एटीपी को लेके क्वेश्चन आता है। ध्यान सुनो, सबसे पहले नंबर ऑफ एटीपी। अगर क्वेश्चन आता है ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी बने, फॉर्म इन ग्लाइकोलिसिस, फॉर्म इन ग्लाइकोलिसिस, तो आप लिखोगे 2 एटीपी। ठीक है। अगर क्वेश्चन में यह देता है कि नंबर ऑफ एटीपी, नंबर ऑफ एटीपी फॉर्म इन एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस, एनएरोबिक का मतलब वो कहना चाह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो 2 एटीपी। अगर वो आपसे कह दे नंबर ऑफ एटीपी, यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, फॉर्म इन एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे? 2 एटीपी। इसका मतलब आपने क्या है, एनएडीएच वाले एटीपी काउंट करने हैं। एनएडीएच के एटीपी यहां काउंट होंगे। यस, काउंट होंगे। कैसे काउंट होंगे? एक एनएडीएच 3 एटीपी बनाता है। कैसे काउंट होंगे? एक एनएडीएच 3 एटीपी बनाता है। 3 एटीपी बनाता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। कैसे बनाता है? कैसे बनाता है? किसके थ्रू बनाता है? ओपी के थ्रू। तो आप यहां पर 6 एटीपी जो कहां से आए? 2 एनएडीएच से, वो भी काउंट करोगे, तब जाकर आप लिखोगे 8 एटीपी। मेरी बात किसको नहीं समझ में आई? मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर आपसे पूछे कि नंबर ऑफ एटीपी कितने बने हैं ग्लाइकोलिसिस में, आप हमेशा 2 बोलोगे। अगर वो एनएरोबिक कह रहा है तो वो कह रहा है कि आप एनएडीएच वाले काउंट मत करो। अगर वो आपको एरोबिक लिख के दे रहा है, इसका मतलब वो कह रहा है कि आप एक एनएडीएच के 3 एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं। किसके थ्रू? ओपी के थ्रू। कैसे बनते हैं? बाई ओपी। ओपी पता चल गया, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू। तो मेरे पास कितने एनएडीएच थे सर? 2 एनएडीएच थे, तो टोटल हो गए 8। तो एक ग्लाइकोलिसिस 8 एटीपी कब देगा? जब आपको क्वेश्चन में लिख कर दे एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। नहीं तो सिंपल ग्लाइकोलिसिस से पूछे तो आपको कितने एटीपी लेने हैं? सर 2। सर 4 क्यों नहीं ले रहे? 4 बने थे। नहीं भाई, वो नेट लेने हैं। पूरा ग्लाइकोलिसिस का मतलब 10 रिएक्शन। उस 10 रिएक्शन के बाद कितने एटीपी बने? 2। ऊपर के 2 खर्च हो गए, 4 बने थे, माइनस करके बात करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ बेटा। नेट एटीपी पूछे, नंबर ऑफ एटीपी फॉर्म इन ग्लाइकोलिसिस या नंबर ऑफ नेट एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस, दोनों का आंसर सेम आएगा। नेट भी वही है बेटा, नेट ही निकालेंगे, 2 ही आएगा। ठीक है? अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है?
बेटा 4 एटीपी का क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, मैं बताता हूं क्यों। जब भी हम ग्लाइकोलिसिस रेफर करेंगे, मान लो मैं तेरे से पूछता हूं ग्लाइकोलिसिस, मैं तेरे से पूछता हूं ग्लाइकोलिसिस, तो मैं क्या बोलूंगा बता। मैं तेरे से बोल रहा हूं ग्लाइकोलिसिस, तो मैं क्या बोलूंगा बता। पूरे 10 स्टेप लूंगा ना। ग्लाइकोलिसिस शब्द का क्या मतलब है, 10 स्टेप। तो जब भी वो ग्लाइकोलिसिस बोलेगा तो 4 में से 2 माइनस करके ही पूछेगा। 4 वाला कैसे आ सकता है, अगर वो तेरे को कहते हैं कि 2 पीजीएल से बताओ। मान लो मैं अगर तेरे से कहूं कि तेरे पास 2 पीजीएल है, 2 ट्रायोस फॉस्फेट है, उसके एटीपी बता, है ना, एटीपी बता बिना माइटोकॉन्ड्रिया यूज किए, तब तू 4 एटीपी लिख सकता है। समझ आ रहा है, बीच में से पूछ लो। लेकिन जब भी तेरे से वो क्वेश्चन पूछे, नोट कर लो बेटा ये, जब भी तेरे से वो क्वेश्चन पूछे कि एटीपी बताओ ग्लाइकोलिसिस के, नेट एटीपी बताओ, 2 ही आएंगे। जब तक वो क्वेश्चन में एरोबिक शब्द यूज ना कर दे। एरोबिक शब्द यूज करने का मतलब है एनएडीएच के भी एटीपी काउंट करने हैं। एनएडीएच एटीपी साइटोप्लाज्म में नहीं बनाता, मैं लिख देता हूं यहां पर, एनएडीएच के एटीपी। बेटा नोट ये है कि एनएडीएच जो है, एनएडीएच गिव एटीपी कब बनाएगा, आफ्टर एंट्री इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। यदि किसी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है या ऑक्सीजन नहीं है, या ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या ये एटीपी बनेंगे, नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब जब तक वो आपको ना कहे, जब तक वो आपको एरोबिक शब्द ना कहे, आप समझो, जब तक वो आपको एरोबिक शब्द ना कहे, आप समझो माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे बन रहा है, ओपी के थ्रू, बाई ओपी। तो जब तक वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड, एरोबिक वर्ड यूज ना करे, तब तक अपनी मर्जी से एटीपी मत बनाने लगना। 8 8 तब काउंट होंगे जब वो एरोबिक वर्ड यूज करेगा। एरोबिक शब्द का मतलब कि जो एनएडीएच है वो माइटोकॉन्ड्रिया में गया और विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इन ईटीएस उसने एटीपी बनाए हैं। कोई दिक्कत आ रही है, हमेशा नेट ही लेना है। किसका स्ट्रक्चर बना के बताऊं, ओपी क्या है बच्चे, ओपी की फुल फॉर्म बता। देख इधर देख, मेरी बात सुन, ये लिखा है नंबर ऑफ एटीपी फॉर्म इन एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। एरोबिक शब्द का क्या मतलब होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कब यूज होगी, जब माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो क्या होगा आप समझो, जब हमारे पास ग्लूकोज, इधर देख मेरी तरफ देख, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज से पाइरुवेट बना, सही है सर। कितने पाइरुवेट बने सर, 2 पाइरुवेट बने। यहां पर कितने एटीपी बने, 2 एटीपी डायरेक्ट बन गए, 4 में से 2 माइनस करके, और 2 एनएडीएच बने। अब ये एनएडीएच यहां से किसके अंदर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। यहां पर आपके पास ईटीएस होती है, इस पे यहां पर ईटीएस होती है, किसी को याद है, बताया था थोड़ा थोड़ा सा। यहां होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेटा, ये रही ईटीएस, और यही यूज होती है ऑक्सीजन। यहां प्रोटॉन इकट्ठा करते हैं इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से। तो ये जो एनएडीएच है यहां पर जाकर, अंदर जाकर यहां इलेक्ट्रॉन देता है, एटीपी बनता है। तो इस 2 एनएडीएच के एटीपी किसके अंदर बनेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के। ये तब करना है जब यहां पर एरोबिक शब्द लिखा हो। एरोबिक का मतलब आपने इसके एटीपी काउंट करने हैं, नहीं तो नहीं करने। क्लियर है अब ठीक है नहीं ठीक है बताओ। बेटा अगर क्वेश्चन में सिर्फ ग्लाइकोलिसिस लिखा हो तो आपने 2 एटीपी ही लिखने हैं, आप समझो बार बार। और ओपी का मतलब है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, आप भूल क्यों रहे हो। ओपी का क्या मतलब है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। किसकी ऑक्सीडेशन होती है, एनएडीएच की होती है। क्लियर है, किसकी ऑक्सीडेशन होती है, एनएडीएच की होती है। थर्ड पॉइंट बता दिया प्रिंस, अब बताओ। ग्लाइकोलिसिस का नेट प्रोडक्ट, ठीक है, नेट प्रोडक्ट क्या है ग्लाइकोलिसिस का बताओ। नेट प्रोडक्ट क्या क्या है ग्लाइकोलिसिस के, लिख देते हैं यहां पर। नेट प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, एक 2 एटीपी, बी 2 एनएडीएच, और सी 2 पाइरुवेट। कोई दिक्कत है किसी को, ये नेट प्रोडक्ट है। एटीपी डायरेक्टली मिल गया,
पायरुवेट जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, बात की बात है, और NADH वहां जाके ATP बनाएगा, या नहीं बन रही? कोई दिक्कत है? यस, 6 ATP हमने किसकी काउंट की है? 2 NADH की। इस 2 NADH की ये 6 ATP काउंट करी, और 2 ATP है, तब जाके ये 8 हुआ है बेटा। लेकिन ये कब करना है? जब माइटोकॉन्ड्रिया यूज करना। माइटोकॉन्ड्रिया कब यूज होगा? जब यहां पर ग्लाइकोलिसिस के आगे एरोबिक लिखा हो। नोट कर लीजिए फटाफट से एक बार, दोनों स्लाइड नोट करिए, आगे चल रहे हैं। बेटे ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी चीज को ऑक्सीडाइज करना, जिसका मतलब रिमूवल है ना। ऑक्सीडेशन रेस्पिरेशन में ब्रेकडाउन करके की जाती है। यस, लिख लिया बेटा? लिख लिया, जल्दी बताओ। ठीक है विनीत, मैंने बेटा आपकी बात दे दी। अब डोपा कराने जा रहा हूं। यस, इसके बाद मैं डोपा सॉल्व कर देता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। यस, हाँ एक बार ये नोट कर लो। यस, फिर हम लोग फेट ऑफ पायरुवेट पढ़ने जा रहे हैं कि पायरुवेट का आगे क्या होगा। फेट ऑफ पायरुवेट करके एक टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे। ये वाला नोट कर लो। हाँ, मैं स्क्रीन पे नहीं दिख रहा हूं, पर मैं आपकी कमेंट्स रीड कर रहा हूं। आप कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं, बताना चाहें बता सकते हैं। विनीत मैंने पढ़ लिया बेटा। यस, इन्फिनिटी को अभी तक एकलव्य नहीं मिला, अभी तक एकलव्य स्टार्ट नहीं हुआ बेटा। एकलव्य स्टार्ट होगा 9 तारीख से, 9 नवंबर से। हाँ दीपक, रिवीजन शेड्यूल बेटा मैं आज उसमें प्लान करके अपने चैनल पर एक वीडियो डालूंगा, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है ना। आप सभी रिवाइज कर सकते हैं, सबके लिए वो। एक NADH 3 ATP देता है, रिया 100% ट्रू। ऑफलाइन टेस्ट के OMR को ऑनलाइन सबमिट करने का ऑप्शन है। बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन वाले में वो फिल करके आप ऑफलाइन वाले को सबमिट कर दो। ऑर्डर कहां से करें? ऐप से जाके कर सकते हो। चैनल मेरा बेटा आपको पता होगा, तरुण सर बायोलॉजी डालोगे आ जाएगा। यस, हेक्सोकाइनेज भी फ्रक्टोज के आने से ही नहीं लगेगा बेटा। हेक्सोकाइनेज दोनों पे काम करता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। लिंक मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। हाँ, मैं अपने चैनल पे कराना चाह रहा हूं, ताकि मैं इंडिविजुअली उस पर पूरी बायो का कुछ चीजें डाल दूं, ताकि जो बच्चे बेटा पढ़ना चाहते हैं फ्री, वो पढ़ सके। 4-5 चैप्टर एक दिन में रिवाइज नहीं हो सकते इंद्रजीत, अभी तो नहीं होंगे। मोनू इसके लिए मैं बात करता हूं, इनऑर्गेनिक नहीं है तो कैसे करानी है। एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज करें? 2 घंटे में एक चैप्टर हो रहा है, ठीक हो रहा है सही। हम CKUS ठीक है। चैनल नेम तरुण सर बायोलॉजी डालेगा, एक फोटो आएगी एक आदमी की, मैं ही हूं। हाँ 1,24,000 दिखाता है उस पर सब्सक्राइबर। हाँ, मैं उस दिन गया था, वो क्या नाम है, डिस्कस कर रहा था, ऐसे ही बैठा था, बात कर रहा था। एक मैम है PW में, जिनको मैंने ही पढ़ाया हुआ है ना। अब ये तुम्हें पता नहीं होगा, ठीक है।
चलो पढ़ते हैं आगे। नहीं 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 बेटा, नहीं नहीं, ऐसे डिस्कस हो रहा था तो उन्होंने बोला सर आपने वो नहीं लाया अपना बटन जो होता है ना। मैंने कहा नहीं अभी नहीं, इन सब चीजों पे मेरा ध्यान ही नहीं रहता। कौन सा बटन होता है वो 1 लाख होने पे आता है? हाँ तो वो मतलब नहीं, ठीक है कोई नहीं। हाँ यस। हाँ सिल्वर सिल्वर होता है शायद, पता नहीं, है ना। तो वो सब पे बेटा मेरे को फोकस रहता ही नहीं है ज्यादा, है ना, कि मैं लाऊं उसका एक वीडियो दिखाऊं कहूं टैलेंट है ये वो सब नहीं करना है। कंटेंट डालेंगे आप लोग उसको देखना आपके फायदे का है क्या, क्योंकि मैं कुछ ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि हर एक बच्चे को फायदा हो जाए उस तरीके का। चलो करते हैं, कोई नहीं, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिख लिया है, ठीक है, ठीक है। नहीं पटाखे बेटा अब नहीं फोड़ते हैं, और इसलिए नहीं फोड़ रहे हैं ताकि बच्चों को हैबिट ना लगे, है ना। हाँ, क्योंकि हैबिट हमसे ही लगती है, अच्छा बुरा हम लोग ही का रिफ्लेक्शन होते हैं बच्चे, ठीक है। टाइप ऑफ एटीपी सिंथेसिस पीपी ओपी, ये चीज है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। इससे पहले एक बार हल्का सा जरा ग्लाइकोलिसिस को देख लें, एक बार एनसीईआरटी हल्की हल्की लाइनें देख लेते हैं जो आपके काम की है, मैं मार्क कर देता हूं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। देखते हैं, देखो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस ग्रीक वर्ड है, बताया था, जिसमें ग्लाइकोस splitting. The scheme of glycolysis embedded in Mayer of Parnas and is often referred to as EMP pathway. Yes, in anaerobic organism, it is the only process in respiration. ठीक है, only process in respiration. ठीक है, glycolysis occur in cytoplasm of cell and present in all living organism. ठीक है, in this process glucose undergo partial oxidation टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल ऑफ पार्शियल। समझ में आ गया भाई, ये पार्शियल वर्ड समझ में आया है, CO2 नहीं बन रही है। ग्लूकोज डिराइव हो रहा है किससे? सुक्रोज से। कैसे हो रहा है आप देख लो, सुक्रोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बाय एंजाइम, क्या नाम है? इन्वर्टेज। देन टू मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड समझ में आया, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज, रेडिली, रेडिली मतलब तुरंत एंटर कर जाएंगे ग्लाइकोलिटिक पाथवे में। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फॉस्फोराइलेटेड। देखो यहां गड़बड़ है, यहां पर लिखा होना चाहिए था ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फॉस्फोराइलेटेड टू गिव ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, एंजाइम एक्सोकाइनेज, यहां थोड़ा सा लिखा हुआ गड़बड़ है। दिस फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म क्या बनाएगी? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाएगी। उसके बाद क्या है हमारे पास? स्टेप सेम है। देखो एक बात समझो ध्यान से, ये कह रहा है कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के बाद से स्टेप सेम है, मतलब अलग कैसे है? ग्लूकोज बनाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और फ्रक्टोज डायरेक्टली फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाएगा, फिर कह रहा है स्टेप सेम है। द वेरिएशन स्टेप दे रखा है, ठीक है। अ चेन ऑफ कितने रिएक्शन है? 10 रिएक्शन है, क्लियर है। कितने एंजाइम है? अलग अलग एंजाइम है, यस, ठीक है, यस। टेक प्लेस, यस, व्हाइल स्टडिंग द स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस प्लीज नोट दैट द, कौन सा स्टेप है जिसमें एटीपी यूज होती है? आपको पता है कौन सा स्टेप है जहां एटीपी यूज होती है? बताओ। एटीपी यूज होती है दो स्टेप में, फर्स्ट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इंटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और दूसरा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में एटीपी यूज होती है, ठीक है, क्लियर है। अब कह रहा है वो किसमें टूटता है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में और 3PGL में, ये देखो इसमें टूटता है। अब एक स्टेप है जहां पर NADH बनता है, दिस इज वेयर 3PGAL, देखो क्या लिख रहा है, 3PGL इज कन्वर्टेड इनटू BPGA। BPGA मतलब 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। अब देखो यहां पर इसने ये बात लिखी है, आप ध्यान से देखना बेटा, यहां पर इसने ये बात लिखी है कि 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट इज रिमूव। ये देखो मैं क्या समझा रहा हूं, ये देखो
लिखा है 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट आर रिमूव्ड इन फॉर्म ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम। सही है, 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाते हैं और क्या बन जाता है, NAD+ से क्या बन जाता है, क्या बन जाता है बेटा, देख लो, NAD+ से NADH फ्रॉम PGL एंड ट्रांसफर टू NAD+ को दे देते हैं। तो NAD+ को 2 हाइड्रोजन एटम देते हैं, कैसे देख, NAD+ है, उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन, ये 2 हाइड्रोजन है, और ये क्या बन जाएगा सर, NADH+H+ आ जाएगा। ये देख, ये लिखा हुआ है, PGL को ऑक्सीडाइज किया इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू गेट कन्वर्टेड इनटू BPGA। सही है, PGL इज ऑक्सीडाइज एंड विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से हमने क्या कर दिया, ये द कन्वर्जन ऑफ BPGA से 3PGA बनाया। ठीक है, उसको हमने क्या बोला, ऑल्सो एन एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। दिस एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ ATP। ये कौन सा स्टेप की बात कर रहा है, 7th। एक और स्टेप है जिसमें PP से पाइरुवेट बनता है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं नोट में लिख रहा हूं यहां पर। कितने लोगों को याद है, कितने लोगों को याद है कि हमारे पास डार्क रिएक्शन में हम एक स्टेप पढ़ते थे 3PGA से PGL, किसी को याद है, किसी को याद है, जिसको हम क्या बोलते थे, रिडक्शन बोलते थे, क्या बोलते थे, रिडक्शन बोलते थे। तो इसमें शुगर फॉर्म होती थी, याद है, शुगर फॉर्म होती थी, यस, याद है। डार्क रिएक्शन का सेकंड स्टेप किसकी बात हो रही है, फोटोसिंथेसिस की, किसकी बात हो रही है, फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है, यस, ठीक है, क्लियर है। दूसरा बेटा मेरी बात सुन ध्यान से, दूसरा 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 ये डार्क रिएक्शन है जिसमें 3PGA से PGL, जहां पे शुगर फॉर्म हो रही है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, क्लियर है, यस। हाँ, अब सुनिए ध्यान से, सुनिए, अब ग्लाइकोलिसिस में आप क्या पढ़ रहे हो बताओ मुझे, ग्लाइकोलिसिस में आप क्या पढ़ रहे हो मुझे बताना। आप PGL से क्या पढ़ रहे हो, 1,3-BPG, फिर 3PG पढ़ रहे हो, ये 3PGA PGA ही है। अब मुझे बताओ, क्या ये ऑक्सीडेशन चल रही है, क्या ये ऑक्सीडेशन चल रही है, 2 स्टेप में चल रही है। यहां आपके पास NADH बना है और यहां पे आपके पास ATP बना है, और यहां पर आपने क्या खर्च किया था, ATP दिया था और NADPH दिया था, याद आया कि नहीं आया, हां सर। तो ये ऑक्सीडेशन चल रही है, रिडक्शन चल रही है। डार्क स्टेप के रिडक्शन स्टेप को हम ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल भी बोलते थे, ये नाम भी देते हैं। किसी को समझ में आई मैंने क्या बोला। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, पहले फोटोसिंथेसिस आई कि रेस्पिरेशन आया, पहले रेस्पिरेशन आया था। तो अगर आपको मैं ये बात बोल रहा हूं कि मेरे पास ग्लाइकोलिसिस में जो ऑक्सीडेशन होती है उसका रिवर्स मेरे पास फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन में होता है। इसीलिए जो रिडक्शन स्टेप है, ऑल्सो नोन एज ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल। किसी को समझ में आया बेटा, नंबर ऑफ ATP पे मत जा, सिर्फ ये समझ कि ये ग्लाइकोलिसिस का उल्टा हो रहा है। अब क्या है कि क्या मैं इसको डार्क रिएक्शन रिवर्सल बोल सकता था, बोल सकते थे, पर नाम किसके आधार पे रखते हैं, मतलब बेटे का नाम जो उसके पूर्वज है उसके आधार पे रखते हैं कि पूर्वज का नाम बेटे के हिसाब से रखते हैं। इसका मतलब मेरे को यह भी समझ में आ रहा है कि पहले रेस्पिरेशन आया होगा, उसके बाद फोटोसिंथेसिस आई, तो फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन का नाम हमने ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल रख दिया। अब समझ नहीं आया तो बेटा मैं क्या बता रहा हूं कि मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि मेरे पास क्या है कि डार्क रिएक्शन में रिडक्शन स्टेप होता है जिसमें PGA की रिडक्शन करके शुगर बनाते हैं। ग्लाइकोलिसिस में शुगर की, ये शुगर है, शुगर की ऑक्सीडेशन करके एसिड बना रहे हैं, और यहां एसिड की रिडक्शन करके, तो ये वाला स्टेप इज रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। हाँ बताओ, अब नंबर ऑफ ATP पे बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ समझा रहे हैं, समझ आया अब।
नहीं पढ़ा है बेटा, आतिफ उनको, उनकी बात नहीं कर रहा हूं बच्चे में, मत परेशान हो यार, किसको पढ़ाया। सर आप बताते क्यों नहीं हो? इसलिए नहीं बताता हूं बेटा, किसी दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए, बस तू समझेगा नहीं इस बात को भी। चल ठीक है, हाँ ठीक है, चल जल्दी कर। बेटा डीएनए में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते, उसको 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते, डबल बॉन्ड नहीं होते, उनको नहीं पढ़ा है भाई। हाँ। चलो जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, ये समझ में आ गया, पहले बताओ। यहां से देख ले आयुष, कर लो। सूरज नहीं, बीएमएस वाले मैम नहीं है, पागल है। जिनको पढ़ाया होगा उनको आता भी होगा यार, कैसी बात कर रहा, पढ़ ले। लाइक पढ़ाई भी ध्यान दो, लिख लो जल्दी से। सर जी लास्ट पॉइंट समझने हैं। सोनू मैं एक चीज को समझा रहा हूं, मेरी बस इतनी सी बात समझ। डार्क रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस में हम शुगर बनाते हैं, ग्लाइकोलिसिस में शुगर का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो रिडक्शन स्टेप है ना डार्क रिएक्शन का, वो ग्लाइकोलिसिस का उल्टा है, इसलिए उसको ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल कह रहे हैं। करें बच्चे? जल्दी जल्दी फास्ट। लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया। ये डायग्राम एक बार देख लेना इसको। चलो अब हम यहां से क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं फेट ऑफ पाइरुवेट। ठीक है, फेट ऑफ पाइरुवेट। सबसे पहले पाइरुवेट जो है इज 3 कार्बन एसिड, ठीक है, जो कि प्रोडक्ट है किसका, ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन। फेट क्या होता है, फ्यूचर। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हैंडल पाइरुवेट, हैंडल पाइरुवेट डिफरेंटली। ठीक है, ध्यान से देखना, आपके पास ग्लूकोज 6 कार्बन का था, आपने उससे ग्लाइकोलिसिस करके पाइरुवेट बनाया। पाइरुवेट का स्ट्रक्चर याद कर लो, नहीं तो दुख होगा लाइफ भर हमेशा, अगर बायो पढ़ते हो तो। दिस इज पाइरुविक एसिड, सुन ध्यान से, दिस इज पाइरुविक एसिड। अगर ये प्रोटोन हटा दूं तो पाइरुवेट होता है, समझ में आया? ये स्ट्रक्चर है, इसको हम कह रहे हैं ग्लाइकोलिसिस। अब पाइरुवेट का क्या होगा, ये निर्भर करता है कौन सा सेल है, ठीक है, किस तरह का सेल है। पाइरुवेट इसमें जा सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया में,
और ऐसा कब हो रहा है? जब हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन है। एरोबिक रेस्पिरेशन में पाइरुवेट किसके अंदर जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है। यहां तक बात समझ में आ रही है? पाइरुवेट किसके अंदर जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। अगर मेरे पास कुछ और करना है मुझे, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन है या जो है, उस केस में साइटोप्लाज्म में ही मेरे पास इथेनॉल बनेगा या लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो है बेटा, इसको मैं एनारोबिक बोल रहा हूं। इसको क्या बोल रहा हूं? एनारोबिक। और ये कहां हो रहा है? साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा रहा। अब मैं यहां पर बोल रहा हूं कंडीशन, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है कि नहीं, और ऐसा सेल जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है कि नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सेल और कंडीशन, ठीक है, सेल हैंडल करता है पाइरुवेट को डिफरेंटली। सही है? एरोबिक रेस्पिरेशन में पाइरुवेट किसके अंदर जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है। क्लियर है? ये हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? इसके बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में? पाइरुवेट के बारे में। चलिए एरोबिक रेस्पिरेशन बताते हैं। फेट होता है बेटा फ्यूचर। फेट शब्द तूने नहीं पढ़ा? फेट 3 इडियट में, फ्यूचर। अब पाइरुवेट का क्या होगा? अब इसको सिंपल फेट ना लिख के हम लिखते हैं मेटाबॉलिक फेट। फेट वर्ड के आगे क्या लगाते हैं? मेटाबॉलिक फेट ऑफ पाइरुवेट। तो पाइरुवेट 3 कार्बन का एसिड है, प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का। यस, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स क्या करेंगे? हैंडल करेंगे पाइरुवेट को अकॉर्डिंग टू कंडीशन के हिसाब से। वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी जा सकता है, साइटोप्लाज्म में लैक्टिक एसिड बना सकता है, मसल्स में या इथेनॉल में। यहां तक ठीक है? पहले बताओ, डोपा सॉल्व करने जा रहे हैं। यस बेटा, डार्क रिएक्शन में 2 स्टेप है, ग्लाइकोलिसिस में 6th और 7th के हिसाब से देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, सही है। ठीक है, यहां पर बोलेंगे मेटाबॉलिक फेट ऑफ पाइरुवेट। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसको नोट कर लो। मैं एक बार डोपा बता दूं, फिर मैं आगे आपको पाइरुवेट का क्या होगा ये पढ़ाने जा रहा हूं। जल्दी करना एक बार। ठीक है, जल्दी करो बेटा। सूरज तुझे मिलना है गोरखपुर में, मुझे नहीं मिलना। मैं फैमिली के साथ होऊंगा तो यार मैं क्यों मिलूंगा बता बच्चे, है ना? और क्यों मिलना है? पहले डॉक्टर बनते हैं फिर बात करेंगे, है ना? और डॉक्टर बन जाएगा फिर तू मत मिलियो सर से, ठीक है? हाँ, लिख लिया? ठीक है, चले आगे बच्चे। ठीक है, चलो डोपा के एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, आसानी से कर ले जाओगे, क्योंकि आपके हिसाब से अब आसान है वो सारे क्वेश्चन। आप 3 कार्बन शुगर जो हमारे पास बनती है वो कौन कौन सी है? डाइहेप और पीजीएल, बोथ आ गई। सॉरी, बोथ आ गई। हाँ, 3 कार्बन शुगर ऑक्सीडाइज जो होती है, सुन ध्यान से, शुगर दोनों बनती है पर इसमें से ऑक्सीडाइज कौन सी होती है? पीजीएल होती है। डाइहेप ऑक्सीडाइज नहीं होती, वो कन्वर्ट होती है। नंबर ऑफ ग्लाइकोलिसिस में 2 पाइरुवेट बनाने में कितने एनएडीएच बनते हैं? 2। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन अकर इन कौन से स्टेप में हो रहा है? इसमें हो रहा है पीपी से पाइरुवेट, 10th स्टेप है। पोजीशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप चेंज, ग्लाइकोलिसिस में 3pg से मेरी बात सुनो ध्यान से, 3pg से 2pg बन रहा है। कौन सा स्टेप था वो? 6 स्टेप से वो बना, 7th 8th स्टेप है। 8वें स्टेप में 3pg से 2pg बना। प्रोसेस कॉमन इन नॉस्टॉक और ईस्ट। नॉस्टॉक क्या है बेटा? यूकैरियोट, सॉरी प्रोकैरियोट है, ईस्ट यूकैरियोट है। कौन सा प्रोसेस दोनों में होगा? दोनों में होगा ग्लाइकोलिसिस। लाइट और डार्क रिएक्शन नॉस्टॉक में होंगे, साइनोबैक्टीरिया, ईस्ट में नहीं होगा। ऑक्सीजन नॉट इन्वॉल्व इन, देखो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लगती है, एरोबिक में लगती है, ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन नहीं लगती। कोई आंसर जो आपको नहीं आता हो?
कोई आंसर आपको नहीं आता हो इसमें से, चेक कर लो। फिफ्थ में बेटा, फिफ्थ में क्या होगा? अर्णव मैं कर रहा हूं बच्चे आज रिवीजन प्लानर का भी सॉल्व, है ना। मैं एनाटॉमी का असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा था, क्योंकि मुझे आपको एनाटॉमी और फोटोसिंथेसिस के देने असाइनमेंट, अभी डीपीपी देनी है, 3-3 बनाऊंगा दोनों की, एक नॉर्मल, एक वो जो मान आपको बोली ना तेजस और सिद्धि, वो दूंगा मैं, ऐसा नहीं कि नहीं देना है, वो देना है आपको, तो वो देना ही आपको, ठीक है। हाँ, और इसकी भी देनी होगी। नंबर ऑफ एनएडीएच फॉर्म इन ग्लाइकोलिसिस व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट फॉर्म, बता जल्दी से कितने एनएडीएच बनेंगे, बता जल्दी बेटा। नंबर ऑफ एनएडीएच फॉर्म इन ग्लाइकोलिसिस व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट फॉर्म। ध्यान से देख बच्चे, मैं यहां पर पीजीएल से पायरुवेट जब बनाता हूं तो मेरे पास कितने बनता है? एक एनएडीएच बनता है और 2 एटीपी बनता है। मैं इसको डबल करता हूं तो तब जाकर ये 2-2 बनता है। मैंने यहां पर एक ले लिया, तो फिर एनएडीएच आपको एक ही लेना पड़ेगा। अगर 2 पायरुवेट बनेंगे, देख ध्यान सुनो, एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बन रहा है तो एक बनेगा, सही है। एनएडीएच ऑक्सीडेशन गिव एनएडी प्लस इंटू ऑक्सीडेशन ऑफ पीजीएल गिव 13 पीपीजी व्हेन एनएडी प्लस क्या होगा? रिड्यूस होगा। एनएडी प्लस क्या होगा? रिड्यूस होगा, इंटू एनएडीएच। एनएडी प्लस रिड्यूस होगा किसमें? एनएडीएच में। ग्लाइकोलिसिस किसमें एब्सेंट है? इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, ये बैक्टीरिया है। एचआईवी क्या है? वायरस, उसमें कोई प्रोसेस होता ही नहीं है। डैश अकर इन साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल, प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होती है, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है। सेंट्रियोल आपका कहां प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में, डी आएगा बच्चे। साइटोप्लाज्म में एक प्रोटीन बनती है। नंबर ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस कितना आएगा? 2, ठीक है। मान लो मैं आपसे कहता हूं, ध्यान सुनेंगे, एक ग्लूकोज से कितने एनएडीएच बन रहे हैं? तो भाई एक ग्लूकोज से पायरुवेट कितने बन रहे हैं? 2, तो एनएडीएच 2 बन रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक पीजीएल से ग्लाइकोलिसिस में कितने पायरुवेट बन रहे हैं? एक पायरुवेट बन रहा है, तो कितने एनएडीएच बनेंगे? सर एक एनएडीएच बनेगा और 2 एटीपी बनेंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है? मैं पूछ किससे रहा हूं? अगर मैं ग्लूकोज से पूछ रहा हूं तो 2 पायरुवेट बनेंगे, 2 एनएडीएच। अगर मैं पीजीएल से पूछ रहा हूं तो कितने एनएडीएच बनेंगे? एक एनएडीएच, 2 एटीपी। कुछ समझ में आया बच्चे? एनएडीपीएच नहीं होता, ठीक है। ये अच्छे क्वेश्चंस थे, कंपैरेटिवली आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कुछ चीजें आप बोल रहे थे, वो चीजें ठीक हो गई, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ने जा रहे हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पायरुवेट को क्या करेंगे, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ने जा रहे हैं जिसमें पायरुवेट का हम क्या करेंगे। यहां पर कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है, पहले तो यूकैरियोटिक सेल है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, यस, एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये कंडीशन है मेरे पास एरोबिक रेस्पिरेशन की, ठीक है। अच्छा, पायरुवेट का क्या होगा? पायरुवेट क्या होगा बेटा? फेट ऑफ पायरुवेट क्या होगा? पायरुवेट कहां एंटर करेगा? पायरुवेट एंटर करेगा इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। देखो क्या होता है, एंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया एंड अंडरगो फॉलोइंग स्टेप। ध्यान से देखेंगे आपको बात समझ में आएगी। बोर्ड पे ध्यान दो बेटा। आपके पास ग्लूकोज से पायरुवेट बन गया, ये कौन सी चीज चल रही थी सर? ये चल रही थी ग्लाइकोलिसिस। ये क्या चल रही थी? ये क्या चल रही थी
बेटा 11th का इसके बाद एक चैप्टर है आपका क्या नाम है उसका, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट। ठीक है, मैं बात कर लूंगा एक बार एमडी सर से, ठीक है ना, कि कैसे उसको कराना है, मतलब मेरे को ही कराना है पर कैसे उनके साथ मैच करके, ताकि आपका और भी सिलेबस चलता रहे। ठीक है, इसके बाद एक चैप्टर है हमारे पास प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यस ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, हम जो पढ़ रहे हैं आपकी एनसीईआरटी में, यहां से पहले एनारोबिक दे रखा है, फिर एरोबिक दे रखा है। हम पहले आपको एरोबिक रेस्पिरेशन समझा रहे हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, पाइरुवेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है। सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये बताओ कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट में होगा कि यूकैरियोट में होगा? सर यूकैरियोट में होगा। दूसरा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए और ऑक्सीजन होनी चाहिए। क्या सारे यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है? नहीं होता। एग्जांपल के लिए आरबीसी। ठीक है, क्या सारे यूकैरियोटिक सेल को ऑक्सीजन मिलती है? कई बार नहीं मिलती। तो कंडीशन क्या क्या है, यूकैरियोटिक सेल, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट और ऑक्सीजन प्रेजेंट। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? पहले बताओ ध्यान से, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब हमने बोला है कि ग्लूकोज से मेरे पास, ध्यान से देखेंगे बेटा, ग्लूकोज मेरे पास है, ग्लूकोज जो है मेरे पास, उससे हमारे पास क्या बना है, पाइरुवेट। और ये प्रोसेस जो है ग्लाइकोलिसिस में हुआ है। ठीक है, अब आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है पहले समझना। एनसीईआरटी कहती है कि ये पाइरुवेट जो है ये चला जाएगा किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये पाइरुवेट किसके अंदर चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर सबसे पहले, पाइरुवेट कितने कार्बन का है मुझे सोच के बताओ पहले आप लोग। पाइरुवेट कितने कार्बन का है बेटा? पाइरुवेट 3 कार्बन का है। पाइरुवेट कितने कार्बन का है? पाइरुवेट 3 कार्बन का है। तो पाइरुवेट जो 3 कार्बन का है उसमें सबसे पहले होता है लिंक रिएक्शन। क्या होगा बेटा? लिंक रिएक्शन होगा। क्या होगा? लिंक रिएक्शन। फिर मेरे पास होगी क्रैब साइकिल। समझ में आ रहा है सबको? लिंक रिएक्शन होगा, फिर मेरे पास क्या होगी, क्रैब साइकिल होगी। क्या होगी? क्रैब साइकिल होगी। सबको दिख रहा है ये क्रैब साइकिल होगी? यस, क्रैब साइकिल होगी। अब क्या होगा, लिंक रिएक्शन की वजह से मेरे पास CO2 निकल जाएगा एक, और 2 CO2 यहां से निकल जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखो, पाइरुवेट की जो 3 कार्बन है, तीनों कार्बन पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो गई। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हुआ तो उसमें क्या स्टेप होंगे, सबसे पहले समझो। सबसे पहला स्टेप क्या होगा समझो। पाइरुवेट ऑक्सीडाइज होगा स्टेप वाइज मैनर में। पाइरुवेट ऑक्सीडाइज होगा जिसमें हाइड्रोजन रिमूव होगा एंड 3 CO2 मॉलिक्यूल बनेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है भाई? मैंने क्या है, अब मेरी बात समझो ध्यान से। मेरे पास ये पाइरुवेट है, मेरे पास ये पाइरुवेट है, मैं धीरे धीरे ये हाइड्रोजन हटाऊंगा, मैं धीरे धीरे हाइड्रोजन हटाऊंगा और मैं 3 CO2 बनाऊंगा। तो मुझे लिंक रिएक्शन क्रैब साइकिल में 3 CO2 बना दिए, और मैंने क्या, हाइड्रोजन रिमूव करी। क्या बनाया उससे, टू फॉर्म, क्या बनाया, NaDH नाम का कंपाउंड बनाया, और एक और कंपाउंड बनाया FADH2। एनसीईआरटी इस बात को ऐसे लिखती है कि पाइरुवेट स्टेप वाइज मैनर में हाइड्रोजन हटाकर 3 CO2 बनाएंगे, और ये कहां होगा, ये कहां होगा बताओ? ये होगा मैट्रिक्स में, अकर इन मैट्रिक्स। ये कहां होगा? मैट्रिक्स में होगा। मतलब लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल ये दोनों कहां होंगे? मैट्रिक्स में होंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? अब जो ये हाइड्रोजन हटी है, हाइड्रोजन हटने के बाद क्या बना है बेटा? हाइड्रोजन हटने के बाद क्या बना है बताओ? हाइड्रोजन हटने के बाद हमारे पास क्या बना है? NaDH बना है। तो यहां पर जो NaDH बना है, यहां पर और यहां पर जो NaDH बना है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है ETS को, और वापसी क्या बन जाता है? NAD+। उसने ये इलेक्ट्रॉन किसको दिए? यहां पर ETS लगी हुई है, ETS को दिए। अब ये ETS कहां लगी हुई है?
ईटीएस कहां लगी हुई है? इस पे। ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन पर। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन पर क्या लगी हुई है बताओ? इस इनर मेम्ब्रेन पर क्या लगी हुई? ईटीएस। अब इसकी वजह से यहां पर क्या इकट्ठे हो गए? प्रोटॉन। और इस प्रोटॉन से आप समझो, इस प्रोटॉन की मदद से हमने एटीपी बनाना है। यस, एटीपी बनाना है। ये देखो यहां से F0 F1 से एटीपी बनाना है, यहां एटीपी बनाना है, ये F0 F1 है। तो F0 F1 क्या बनाएगा? एटीपी सिंथेसिस करेगा। तो ये क्या बोल रहा है आप समझो ध्यान से। एरोबिक रेस्पिरेशन में दो चीजें होंगी। पहले, पाइरुवेट से आप 3 CO2 बनाओगे, लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल। उसमें जो NADH बना उसको ऑक्सीडाइज करोगे। तो आपने दूसरा क्या करना है? NADH एंड FADH2 ऑक्सीडाइज होगा कहां पर? इन ETS। ETS क्या है? व्हाट इज ETS? जिसको नहीं पता, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसमें ये ऑक्सीडाइज हो गया। सही है सर। तो NADH और FADH2 इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? इसको। मेरी बात समझो ध्यान से, मेरी तरफ देखें सारे बच्चे। मेरे पास, इधर देखो बेटा, मेरे पास 3 कार्बन है पाइरुवेट में। तीनों कार्बन को ऑक्सीडाइज करेंगे। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। वो हाइड्रोजन निकाल के मैंने किसको दे दी? NADH और एक FADH2 नाम का कंपाउंड होता है, ये इनको दे दी। अब इन्होंने वो हाइड्रोजन जाकर या प्रोटो इलेक्ट्रॉन जाकर किसको दे दी? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। सही है सर। और क्या किया? यहां प्रोटॉन इकट्ठा कर लिया, F0 F1 से एटीपी बन गया। तो लिख रहा है कि NADH एंड FADH2 ऑक्सीडाइज इन ETS कपल्ड विद, कपल्ड मतलब उसके साथ, विद एटीपी सिंथेसिस। उसके साथ हमने एटीपी बना लिया। और ये कहां हो रहा है प्रोसेस? ये कहां हो रहा है? इनर मेम्ब्रेन पर, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में, सुने ध्यान से, एरोबिक रेस्पिरेशन में पहले क्या रिलीज होती है? CO2 रिलीज होती है कि एटीपी बनता है? पहले CO2 रिलीज होती है। और जो हाइड्रोजन है वो इसके पास है। इस हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? ETS को। ETS ने क्या किया? उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से यहां प्रोटॉन इकट्ठा कर लिए। जब ये प्रोटॉन वापसी जाएंगे, जब ये प्रोटॉन वापसी जाएंगे तो एटीपी बनेगी। और जो इलेक्ट्रॉन्स थे, आप समझो ध्यान से, मैंने क्या किया, मेरी बात समझो। ये ETS है, इस ETS को इलेक्ट्रॉन दे दिए, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, उसकी एनर्जी से प्रोटॉन इकट्ठा करके एटीपी बना लिए, पर इलेक्ट्रॉन तो बचे हुए हैं ना। वो इलेक्ट्रॉन फाइनली ऑक्सीजन को मिलकर क्या बनाते हैं? पानी। तो अगर आपसे पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरुवेट के एरोबिक रेस्पिरेशन में पानी कहां बनता है? ETS के लास्ट में बनता है रेस्पिरेशन में। CO2 पहले बन जाती है। पर क्या हम पानी ना बनाए तो काम चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि पाइरुवेट के जो इलेक्ट्रॉन है वो NADH के पास है, NADH के इलेक्ट्रॉन ETS के पास है, ETS के इलेक्ट्रॉन किसके पास है? पानी के पास है। तो मैं अगर पाइरुवेट के इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, इसको दूंगा, तब यहां जाएगा। अगर मान लो यहां मैं इलेक्ट्रॉन ना लूं तो ये सारा प्रोसेस रुक जाएगा कि नहीं? अब समझ में आ रहा है? लिंक रिएक्शन को एसिटाइल को से रिलेट कर सकते हैं। रिपीट करूंगा फिर से बेटा, पाइरुवेट कितने कार्बन का? सर 3 कार्बन का। पर एक ग्लूकोज से कितने बने थे? सर 2 बने थे, 2 बने थे। पर मैं अभी सिर्फ एक पाइरुवेट की बात करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जो एक पाइरुवेट की बात करूंगा, देख मेरी बात सुन ध्यान से, मैं बात करूंगा एक पाइरुवेट की, लेकिन जब मैं ग्लूकोज से बात करूंगा तो इसको डबल कर दूंगा। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मैं क्या बोल रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि 50 रुपए की 10 टॉफी आ रही हैं, ठीक है, 50 रुपए की 10 टॉफी आ रही हैं, ठीक है। जब मैं 500 के नोट की बात करूंगा तो 50 रुपए के कितने नोट बन जाएंगे? 10। तो फिर वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो जब भी मैं बात करूंगा पाइरुवेट की तो मैं ये बात कर रहा हूं, लेकिन जब मैं बात ग्लूकोज से शुरू करके करूंगा तो इसको डबल करना पड़ेगा। यहां तक समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये बताओ, यहां तक समझ में आ रही है नहीं आ रही? जल्दी बोलो। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चे? पाइरुवेट 3 कार्बन का एसिड है, लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल में, ये भी डिटेल पढ़ेंगे, 3 CO2 निकल गई।
जब CO2 निकली तो मैंने जो हाइड्रोजन निकाला वो NADH FADH2 को दे दिया। इन दोनों ने अपना हाइड्रोजन, व्हाट इज हाइड्रोजन, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, यहां दे दिया। ठीक है, यहां इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से प्रोटॉन इकट्ठा हो गए, हमने ATP केमियोस्मोटिक से बना लिए। उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन फाइनली किसको दिए, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लेके क्या बना दिया, पानी बना दिया। इसका मतलब हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की दो लोकेशन है, एक है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, पाइरुवेट की ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो रही है। इनर मेम्ब्रेन पर क्या हो रहा है, एटीपी बनाने के लिए काम हो रहा है। कोई डाउट है, बता दो अपना। चले आगे। फोटोफॉस्फोराइलेशन में पानी लगता था बेटा, फोटोफॉस्फोराइलेशन में पानी टूटता था, पर वो यहां पर, सोनू क्या समझ नहीं आ रहा बच्चे, मैं क्या बताऊं, बताओ। पाइरुवेट का स्ट्रक्चर याद है, हाँ सर याद है। व्हाट इज रेस्पिरेशन, याद कर। रेस्पिरेशन क्या पढ़ाया था हमने, याद कर जल्दी से। रेस्पिरेशन का मतलब है स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन। अब इस पाइरुवेट की तेरे को 3 CO2 बनानी है, कैसे बनेंगे भी डिटेल पढ़ेंगे। तो एक स्टेप है लिंक रिएक्शन और दूसरा स्टेप है क्रैब साइकिल। इन दोनों में मेरे पास एक पाइरुवेट की 1 2 3 कितनी CO2 बन गई, 1 2 3। ठीक है सर। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ये हाइड्रोजन हटेगा, ये हाइड्रोजन हटा, ये हाइड्रोजन हटा, इनको हटा के मैंने क्या बना दिया, NADH बना दिया। इसका मतलब ये NADH और FADH2 पे किसकी हाइड्रोजन है, पाइरुवेट की हाइड्रोजन है। अब ये हाइड्रोजन जाकर वो किसको देगा, ETS को देगा। ETS में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। नाउ व्हाट इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होता है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे उसकी एनर्जी से यहां प्रोटॉन इकट्ठा करेंगे, कैसे, यहां से प्रोटॉन यहां ले आएंगे। जब ये प्रोटॉन वापसी जाएंगे F0 F1 से ATP बनेगा। तो अगर मैं कहूं आपको कि एरोबिक रेस्पिरेशन में दो मेन स्टेप हो रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, पाइरुवेट का स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन हो रहा है जिसमें 1 2 3 CO2 बन रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, हमारे पास जो NADH बना है उसको हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। ऑक्सीडाइज मतलब NADH से NAD प्लस बना रहे हैं। और उस कैसे बना रहे हैं, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स इसको दे रहे हैं ETS को। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से यहां प्रोटॉन इकट्ठा हो रहा है, ATP बन रहा है। हम NADH को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं ATP बनाने के लिए, इसीलिए तो इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इसी को तो कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। कोई दिक्कत यहां तक, ये बताओ बेटा। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन जाना जरूरी है, मेरी बात समझ ध्यान से, मेरी बात समझ, मेरी तरफ देखियो ध्यान से। ये मान ले पाइरुवेट है, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन NADH के पास है, NADH ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए ETS को। अब सवाल यह है कि ETS में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। अगर यहां पर वो ऑक्सीजन ना ले तो ETS में इलेक्ट्रॉन भरे रह जाएंगे। अगर ETS में इलेक्ट्रॉन पहले से है तो क्या वो NADH से इलेक्ट्रॉन लेगा, नहीं। अगर NADH NAD प्लस में कन्वर्ट नहीं हुआ तो फिर वो पाइरुवेट से नहीं लेगा। मेरी बात समझो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यहां से इलेक्ट्रॉन घुसते हैं, यहां से निकलते हैं, यहां से कौन लेता है, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ना ले तो मुझे बता क्या ETS इलेक्ट्रॉन किसी और से ले पाएगा, नहीं तो पूरा प्रोसेस रुक जाएगा ना। तो ऑक्सीजन जो है उसका काम बहुत जरूरी है, वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेगा तो काम ही नहीं चलेगा। अब समझ में, FADH2 का क्या काम है, ऋषभ महाजन बताएंगे बेटा। NADH कैसे आया, ऑलरेडी होता है मैट्रिक्स में। क्या आपको समझ में आ रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें 2 स्टेप में जाना है। पहले स्टेप में हम 2 चीजें पढ़ेंगे, लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल। यस, ठीक है, यस। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब है कि आप मुझे बस इतना बताओ कि आपको ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं। जिन बच्चों को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब समझ नहीं आता, ये देखो मुझे बताना, NAD प्लस से NADH रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है, बस ये बता। सर ये रिडक्शन है क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ रही है, ठीक है सर। और NADH से NAD प्लस बनाएंगे तो ये ऑक्सीडेशन है, हाँ ये बता बस। हाँ सर ऑक्सीडेशन है। और इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हाँ सर 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, इस ETS को दे दिए। तो NADH की ऑक्सीडेशन करने से अगर ATP बन रहा है तो उसे क्या पढ़ोगे,
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब ठीक है, तुम छोटे बच्चे जैसे पढ़ते हो बच्चे। मैंने देख लिया बच्चे आपकी कमेंट की, आपको 2700 का दिखा रहा है वो वाला। ठीक है, करते हैं उसको। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? जल्दी बताओ बेटा, समझ आ गया? सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बताओ? सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ने वाले लिंक रिएक्शन, फिर हम क्या पढ़ेंगे? क्रैब साइकिल, फिर हम क्या पढ़ेंगे? ईटीएस। समझ में आ रहा है? लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल में क्या ऑक्सीजन यूज होगी, मुझे सोच के बताना। लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल में क्या ऑक्सीजन यूज होगी? नहीं। ऑक्सीजन कहां यूज होगी? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? तो हम सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे लिंक रिएक्शन। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? लिंक रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहले हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं लिंक रिएक्शन। हम लोग पढ़ रहे हैं लिंक रिएक्शन। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। बना लो बेटा एक बार इसको, इसको बना लो, आगे चल रहे हैं। बना लिया सबने? लिख लिया तो आगे चलें, फटाफट से जल्दी करते हैं। हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? लिंक रिएक्शन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? लिंक रिएक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है पायरुवेट जो है वो एंटर करता है किसमें? इनटू मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं उस पर समझना, फोकस करना, मेरी तरफ देखना सारे बच्चे। आपके पास ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज से मेरे पास क्या बना था? पायरुवेट। पायरुवेट का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो गड़बड़ है बेटा आपके साथ। अभी भी आप स्ट्रक्चर बिल्कुल अगर ऐसे याद नहीं करोगे तो दिक्कत है आपके साथ। बहुत सारे टीचर्स मना करते हैं पर मेरे हिसाब से करना चाहिए आपको, क्योंकि उससे लॉजिकली आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब ये पायरुवेट किसके अंदर आ गया? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ गया पायरुवेट। ये वाला पायरुवेट जो है किसके अंदर आ गया है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ गया। किसके अंदर आ गया? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ गया पायरुवेट। कहां पर है ये? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। ये वाला पायरुवेट कहां था? ये वाला था साइटोप्लाज्म में, और ये वाला कहां पर है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब सुनो लिंक रिएक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। लिंक रिएक्शन क्या होता है? बोर्ड पे फोकस करो बेटा, बोर्ड पे फोकस करो और लिंक रिएक्शन को समझो। मेरी बात सुनना ध्यान से। हमने रेस्पिरेशन जब चालू किया था तो हमने बोला था, आपको अगर याद हो, आपको याद हो
कि हमने जब रेस्पिरेशन चालू किया तो हमने ही कहा था कि हम कार्बन को ऑक्सीडाइज करेंगे, जहां पर अल्कोहल होगा वहां कीटोन बना सकते हैं, जहां CHO होगा वहां COH बना सकते हैं, और COH से हम CO2 बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे बेटा, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, हम क्या करेंगे, यहां पर हम दो चीजें करने वाले हैं। एक हम करने वाले हैं ऑक्सीडेशन और एक करने वाले हैं डीकार्बोक्सिलेशन। एक हम करने वाले हैं ऑक्सीडेशन और एक हम करने वाले हैं डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब होता है आप सबको पता है। COH से हम क्या निकाल दें, COH से CO2 निकाल दें, उसे कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं, इधर देखिए मेरी तरफ। हमारे पास हमने इसमें से COH निकाल दिया, क्या बचेगा मुझे बताओ। अगर मैं COH CO2 की फॉर्म में निकाल दूं तो क्या बचेगा बताओ, ये बचेगा, यस और नो बताओ, सोचो ध्यान से। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, मैं ये समझा रहा हूं कि अब हम माइटोकॉन्ड्रिया में आ चुके हैं। पाइरुवेट जो है उसकी ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन होगी, सही है सर, ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, उसके लिए एक सिंगल शब्द यूज करते हैं एनसीईआरटी, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इसका मतलब ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन दोनों हो रहा है। यस, ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन दोनों हो रहा है। स्टेप में तोड़ते हैं इसको। सबसे पहले मान लो मैंने COH ग्रुप जो है उससे CO2 निकाल दिया, ये निकाल दिया, देखो हमेशा COH से जाएगा। अब आप ध्यान से देखो यहां क्या बच गया, सर CH3 है तो यहां हाइड्रोजन लगा दूं तो क्या इसको एल्डिहाइड कह पाओगे, हाँ सर कह देंगे। अब क्या करो, इसकी ऑक्सीडेशन कर दो इसकी, तो क्या आ जाएगा बताओ, क्या आ जाएगा यहां पर, ये आ जाएगा। अगर मैंने इसकी ऑक्सीडेशन करी है तो किसी की रिडक्शन करूंगा, ये देख NADH बना दिया। अब मैंने क्या किया, मेरी बात समझ ध्यान से, मैंने क्या किया समझिए इस बात को। मैंने क्या किया, मैंने यहां पर क्या किया है, एक करी है डीकार्बोक्सिलेशन और एक करी है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसकी करी है, एल्डिहाइड की, क्या बन गया, एसिड बन गया। क्लियर है, एसिड बन गया। अब मुझे बताना, आप समझना ध्यान से, देखो एक हमारे पास कोएंजाइम होता है जिसका नाम होता है कोएंजाइम ए। क्या नाम होता है, कोएंजाइम ए नाम होता है। ठीक है, क्या नाम होता है, कोएंजाइम ए नाम होता है, समझो कोएंजाइम ए नाम होता है। कोएंजाइम ए क्या है, एक कंपाउंड है, एक तरह का कोएंजाइम है, एक कंपाउंड है, उसको हमने यहां जोड़ दिया। ठीक है, अच्छा मुझे बताना ये CH4 क्या होता है, सर मिथेन होता है। अगर मैं इस पर हाइड्रोजन हटा के जोड़ दूं तो इसे क्या पढ़ेंगे, मिथाइल क्लोराइड पढ़ेंगे। ऐसे ही मेरे पास इसका नाम क्या है बताओ, इसका नाम क्या है सर, इसका नाम एसिटिक एसिड है। अब एसिटिक एसिड पर कोएंजाइम ए जोड़ दूं तो मैं इसको क्या पढ़ूंगा, एसिटिक एसिड से बना हुआ है तो एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या पढ़ रहा हूं, एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या पढ़ रहा हूं इसको, एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसका मतलब ये कोएंजाइम ए कंपाउंड यहां जुड़ा होगा, जिससे इसको मैं क्या लिख रहा हूं, एसिटाइल को ए। ये समझ में आया कि नहीं आया। तो मैं आपको क्या दिखा रहा हूं, मैं इसको एक सिंगल स्टेप में दिखा रहा हूं आपको, कैसे दिखाता हूं। मैंने यहां पर क्या निकाल दिया, मैंने यहां पर CO2 निकाल दिया और क्या किया मैंने, NAD प्लस से क्या बना दिया, NADH बना दिया, और मैंने यहां पर क्या जोड़ दिया, कोएंजाइम ए जोड़ दिया। कोएंजाइम ए जोड़ने से मेरे पास आ गया एसिटाइल कोएंजाइम ए। फिर से देखो सारे बच्चे, मेरे पास ये क्या चल रहा है बेटा, मेरे पास ये काम मैट्रिक्स में चल रहा है। ये काम कहां चल रहा है, ये काम चल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। समझ में आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चल रहा है। क्या चल रहा है सुनो, पाइरुवेट आया, पाइरुवेट में पहले हमने CO2 हटा दिया, फिर मैंने ऑक्सीडेशन कर दी, फिर मैंने कोएंजाइम ए जोड़ दिया। इसको सिंगल स्टेप में लिखूंगा, मैंने ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन करी है, मतलब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 निकाल दिया। ऑक्सीडेशन अगर इसकी करूंगा तो मैं रिडक्शन करूंगा, NADH बना दिया, और मैंने एक कंपाउंड जोड़ दिया टेम्पररी जिसका नाम कोएंजाइम ए है। वो किस पर जोड़ा है, एसिटिक एसिड पर।
इसीलिए इसको बोलते हैं एसिटाइल कोए, ये 2 कार्बन का होता है। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं बताओ? सोचो सर ये क्या लिखा है आपने, ये एक तरह का मैकेनिज्म टाइप की चीज बताइए, हुआ क्या है, हुआ क्या है? इसको लिंक रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किसके बीच का लिंक है? आप देखो ये किसके बीच का लिंक है, यहां क्रैब साइकिल आ जाएगी, यहां क्या आ जाएगी, क्रैब साइकिल में एंटर करेगा 2 कार्बन। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें लिंक रिएक्शन में क्या क्या हुआ है, ध्यान सुनेंगे, ध्यान सुनेंगे। सबसे पहले ये लिंक है किसके बीच का, लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रैब साइकिल। ठीक है, इनमें क्या हो रहा है, एक पाइरुवेट से अंडरगो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, अंडरगो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो उसमें क्या क्या बन रहा है बताओ, उसमें एक एसिटाइल कोए बना, हां सर, एक CO2 बना और एक NADH बना। कोई दिक्कत है यहां पर? एक पाइरुवेट से कह रहा हूं। एंजाइम जो मुझे चाहिए, एंजाइम हमेशा याद रखना जब भी NADH होगा तो डिहाइड्रोजिनेज आएगा। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है। एंजाइम का नाम आएगा पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम आएगा, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। क्योंकि हम प्रेफरेंस किसको देते हैं, NADH को प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो नाम क्या रख रहे हैं, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। फोकस, पूरा फोकस। पाइरुवेट कितने कार्बन है, 3 कार्बन। हमेशा याद रखना है जब भी CO2 निकलेगी किस ग्रुप से निकलेगी, COH से। COH हटा दो, क्या बच जाता है, एल्डिहाइड बच जाता। इस कार्बन की ऑक्सीडेशन करोगे क्या बन जाता, एसिड बन जाता। अब यहां पर मैंने कंपाउंड जोड़ दिया, कोएंजाइम ए नाम है उसका, सल्फर होता है उसमें, कोएंजाइम ए जोड़ दिया। तो जैसे मीथेन पर आप क्लोराइड जोड़ोगे तो क्या बनते हैं, मिथाइल क्लोराइड। ऐसे ही एसिटिक एसिड जो 2 कार्बन का है, उस पे आपने कंपाउंड जोड़ा है कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए, तो उस कंपाउंड का नाम क्या आएगा, एसिटाइल कोए या एसिटाइल कोएंजाइम ए। कितने कार्बन का, 2 कार्बन का। ये हमने क्यों किया, एक्चुअल में क्या हुआ, जब हमने ऑक्सीडेशन करी तो एनर्जी से NADH बना लिया, कोएंजाइम में टेम्पररी जोड़ा है, जैसे हमने फॉस्फेट जोड़ा था 6 स्टेप में ग्लाइकोलिसिस के, उसका एक पर्पस होता है, वो आगे हम बता रहे हैं। पर अभी आपको ये समझना है व्हाई इट इज लिंक रिएक्शन, बिकॉज इट इज लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल के बीच का लिंक है। इसमें क्या प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेशन भी हो रही है क्योंकि NADH बन रहा है, और डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रही है, यस और नो। ठीक है, मैंने एक मैकेनिज्म जैसा दिखा दिया आपको। ठीक है, कहां हो रहा है, मैट्रिक्स में। इसमें मुझे कुछ कोएंजाइम चाहिए, ध्यान से सुनना, इसमें मुझे कुछ कोएंजाइम चाहिए। अब कोएंजाइम कौन कौन से चाहिए, देखो NAD+ चाहिए, फिर कोएंजाइम A चाहिए, और एक होता है विटामिन B1 से बना हुआ, उसे TPP कहते हैं, TPP। TPP की फुल फॉर्म है थायामीन। थायामीन शब्द किससे आता है, थाया, सल्फर से, थायामीन पायरोफॉस्फेट। और उसके अलावा मुझे चाहिए Mg+2। फिर रिपीट करूंगा, ये लिंक है किसके बीच का, ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल। ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल के बीच का लिंक है। ठीक है, पाइरुवेट, एक पाइरुवेट से कितना हुआ है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से क्या बना, एक एसिटाइल को, एक CO2 NADH। एंजाइम का नाम है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स कहते हैं, कॉम्प्लेक्स। वाई कॉम्प्लेक्स, क्योंकि एक एंजाइम में कई पार्ट हैं छोटे छोटे। कोएंजाइम में, कोएंजाइम कौन से चाहिए मुझे, कोएंजाइम रिक्वायर, मुझे कौन कौन से कोएंजाइम चाहिए रिएक्शन कराने के लिए, एक चाहिए NAD+, एक चाहिए कोएंजाइम ए, और एक और चाहिए जो विटामिन B1 से आता है, TPP, थायामीन पायरोफॉस्फेट। व्हाट इज पायरो, 2 फॉस्फेट आपस में जुड़े रहते हैं, और Mg+2 एज अ एक्टिवेटर चाहिए। यस बेटा, कोएंजाइम ए में ए का कोई मतलब नहीं है, बस इसका नाम कोएंजाइम ए रखा हुआ है, एक सल्फर कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड होता है ये। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ रही है, यस। ठीक है, दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि कोएंजाइम क्या होते हैं, वो टेम्पररी रिएक्शन में जुड़ते हैं।
Mg+2 कोएंजाइम नहीं हो सकता, ये मेटल आयन, ये इनऑर्गेनिक कोफैक्टर होगा। यस, अब ये चीजें चाहिए। ये एंजाइम एक सिंगल एंजाइम जैसा दिखता है पर इसके कई पार्ट होते हैं, इसलिए कहते हैं इसको पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जो कई रिएक्शंस कराता है। उन सारे रिएक्शन को मिलाकर हम एक सिंगल नाम देते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। जब किसी में ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन दोनों हो, एंजाइम का नाम डीहाइड्रोजिनेज क्यों रख रहे हैं? क्योंकि प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं? NADH को, डीकार्बोक्सिलेशन को नहीं दे रहे। अगर आप डीकार्बोक्सिलेशन करोगे तो एल्डिहाइड बनता, पर आपने ऑक्सीडेशन भी कर दी तो क्या बन गया? एसिटिक एसिड। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर उसमें आपने कोएंजाइम ए जोड़ दिया इस वाले ग्रुप पे, COH ग्रुप पे, तो क्या बन गया? एसिटिक एसिड से डिराइव है, एसिटाइल कोएंजाइम है। अगर TPP क्या है? आपने पढ़ा था, आपने उसमें भी पढ़ा है, क्या नाम है, बायोमोलिक्यूल में, कि बहुत सारे विटामिन क्या बनाते हैं? कोएंजाइम में बनाते हैं। तो TPP इज नॉट विटामिन B1। आप समझो, मैं अगर आपसे पूछूं थायमीन क्या है? थायामीन विटामिन B1 है, और TPP क्या है? ये कोएंजाइम है। डिफरेंस समझ में आया किसी को? तो थायामीन विटामिन है, उससे बनने वाले कोएंजाइम का नाम है थायामीन पायरोफॉस्फेट। सिंगल फॉस्फेट अगर दो जुड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं पायरोफॉस्फेट। लिपोइक एसिड लिखना चाहो लिख दो, मैं लिखता था पहले, अभी लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। एक और होता है इसके साथ, लिपोइक एसिड, क्योंकि क्या होगा, कुछ हम भी लिखते थे, चलो लिख लो। पर लिपोइक एसिड बेटा असल में रेयर पूछेगा आपसे। और उसके साथ Mg+2। Mg+2 हमेशा क्या रहता है? कोफैक्टर। तो यदि आपसे कोई सिंपल भाषा में पूछे जो पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में आया उसका क्या होगा? सर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा। एंजाइम का नाम पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। अभी तक तुमने सिर्फ 3 एंजाइम मेन याद करने हैं, एक हेक्सोकाइनेज, पाइरुवेट काइनेज और पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। करना है? हाँ करना है। Mg+2 क्या है? इसका एक्टिवेटर। स्टेप का नाम क्या है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। यस बच्चे, कोएंजाइम को कोफैक्टर बोल सकते हैं। आपने बायोमोलिक्यूल कैसे पढ़ा है? फिर मेरी बात समझ ध्यान से। हमारे पास कोफैक्टर होता है जो एंजाइम की मदद करता है। कोफैक्टर दो प्रकार के होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। मेटल आयन इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है। ऑर्गेनिक दो प्रकार के होते हैं, एक जो टाइटली बाउंड होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक जो लूजली बाउंड होते हैं, उनको कोएंजाइम कहते हैं। तो दीज आर ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो लूजली बाउंड है। ये क्या है? ये इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है। यस यहां तक नोट करिए जल्दी से। यस 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 जल्दी करिए बेटा, जल्दी 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 जल्दी। बच्चे प्रोस्थेटिक ग्रुप इनमें से कोई नहीं है। प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड होता है। ये सब कोएंजाइम है, ये सब कोएंजाइम है, और ये इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है। ठीक है, जल्दी करिए। अब हम लोग इसके बाद बताएंगे कि इसका क्या होगा एसिटाइल कोए का, जिसे हम क्रैब साइकिल बोलते हैं। कौन साइकिल बोलते हैं? क्रैब साइकिल। ठीक है ऋषभ महाजन, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। आप लोग छुट्टी बच्चे 10-15 मिनट और पढ़ेंगे। आज तो कोई क्लास नहीं है आपकी, और मैं कोशिश करूंगा आपके लिए इसका आज वो बना के रखूं वर्कशीट अराउंड 50-100 क्वेश्चन की, ताकि CO2 निकल गई। हाँ CO2 निकली है, एक CO2 निकली है, इसका मतलब डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है, पर ऑक्सीडेशन भी हुआ है, तो NADH बना है। जब भी ऑक्सीडेशन होगा या तो ATP बनेगा या NADH बनेगा। एनर्जी की दो फॉर्म है, डायरेक्ट ATP, आपने एक जॉब की, रुपए मिल गए। दूसरा गोल्ड दे दिया, पैसे कहां से मिलेंगे? बैंक जाके। बैंक कौन है? ETS। तो NADH एनर्जी कहां बनाएगा? ETS में जाके। सही है? ठीक है, जल्दी। सदव बच्चे अभी छुट्टी नहीं होगी, बैकलॉग है उसे करेंगे तो 15-20 मिनट में तेरा कौन सा बैकलॉग खत्म हो जाता है। कल सर्वेश सर की क्लास नहीं है बेटा। कल क्या है, कौन सी तारीख है? 22 है, 23 है, 23 है। सर्वेश सर की 25 को क्लास है। इसका मतलब क्या होगा, एक स्लॉट खाली रहेगा, तो उसमें मैं क्लास ले लूंगा आपकी। जैसे मान लो अभी आज क्या है, बुधवार है, वेडनेसडे है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तो मेरी क्लास होती है ना। तो कल का मैं एक बार MD सर से पूछ रहा था, मेरे ख्याल से वो कल निकल रहे हैं शायद, अपने आगरा से घर के लिए, यहाँ के लिए आ रहे हैं। तो इसका मतलब कल मैं अवेलेबल हूं, और आपके फिजिक्स वाले सर। ठीक है, 2 लोग हो गए। परसों 3 क्लास होंगी, तो उसमें MD सर की हो जाएगी। अगर सर्वेश सर का स्लॉट खाली है तो वहां पे MD सर की हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं।
सही है। अब क्या होगा, मैं मान लो अब इसके आगे के लिए वाले वीक के लिए मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? कोई दिक्कत है? मैं एक बार पूछ लेता हूं बेटा, 24 से है फिजिक्स की, एक बार पूजा बच्चे मैं कंफर्म कर लेता हूं, है ना? एक बच्चा पूछ रहा है सर 2 पाइरुवेट जाते हैं कि 1 जाते हैं? मैं आपको फिर समझा रहा हूं, आप समझो ध्यान से। आप में से मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये कहानी एक पाइरुवेट की सुना रहा हूं। इस कहानी को आपने डबल कब करना है? जब मैं ग्लूकोज से पूछूं, अपने आप नहीं करना। अगर मैं आपसे पूछूं एक पाइरुवेट से कितने एसिटाइल कोए बनते हैं, आप कहोगे सर 2। आप समझो ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछूं, मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं आपसे पूछूं, यहां पे नोट लिख देते हैं, 100 रुपए का नोट है। मैं आपसे पूछूं, मैं अगर आपसे पूछूं नंबर ऑफ NaDH एंड CO2 इन लिंक रिएक्शन, अगर मैं आपसे यह पूछूं तो आप क्या लिखोगे? एक NaDH और एक CO2। इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, नंबर ऑफ NaDH एंड CO2 फ्रॉम 1 पाइरुवेट, ऐसे भी लिख सकता हूं। तो आपका आंसर क्या आएगा? एक NaDH और एक CO2। और अगर मैं आपको लिख दूं नंबर ऑफ NaDH एंड CO2 कहां से? फ्रॉम 1, कहां से? फ्रॉम 1, क्या 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 बताओ, जल्दी बताओ। फ्रॉम 1 ग्लूकोज, जल्दी बोलो। नंबर ऑफ NaDH एंड CO2 फ्रॉम 1 ग्लूकोज लिख दूं तो इसका मतलब ग्लूकोज बराबर में 2 पाइरुवेट है। अब आप करो यहां पर 2 NaDH एंड 2 CO2। अब आपको समझ में आ रही है बात? पहले ये बताओ बस, आपको समझ में आ रही है बात? जल्दी बताओ। अब समझ में आई बात? अपने आप से नहीं दिमाग लगाना। जब वो लिंक रिएक्शन बोले और पाइरुवेट बोले तो एक एक है, लेकिन जब वो एक ग्लूकोज बोल रहा है तो इसका मतलब वो 2 पाइरुवेट की बात कर रहा है, तब 2 करने हैं। यहां तक समझ में आया? अश्वनी बेटा गाइड करेंगे बिल्कुल, आपको एक प्लानर बनाते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। आप लोग कंफर्टेबल हो 15-20 नवंबर तक, मतलब पूरी 11th का अगर मैं प्लानर बना के दूं रिवाइज करने को लेके, ठीक है? कंफर्टेबल हो? एक प्लानर बनाते हैं जो 15-20 नवंबर, या हो सकता है हम थोड़ा आगे भी चले जाए, पर इस नवंबर वाले मंथ में पूरी 11th रिवाइज हो आपकी। अच्छा, लेक्चर को मैं कैसे प्लान करूंगा? ऐसा वन शॉट रहेगा, उसके बाद 15-20 मिनट आधे घंटे का वो वर्बल रिवीजन, फिर कॉन्सेप्चुअल पार्ट, ठीक है? कॉन्सेप्चुअल पार्ट, फिर उसके बाद उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आपको क्या करना है, मान लो आपने देख लिया उसका वर्बल रिवीजन, वो जो हम करते थे ना पॉडकास्ट टाइप से, वो वाला आपको वो देखना तो सिर्फ वो देख लो, पूरा लेक्चर देखना वो देख लो, लेक्चर का कोई पार्ट, ऐसे उसको डिवाइड करूंगा, ठीक है? उस तरीके से करके बनाएंगे ताकि आपको जो देखना आप वही देखो, सही है? और उसके साथ हर एक के साथ एक वर्कशीट अटैच कर देंगे कि ये वर्कशीट आपने जरूर सॉल्व करनी है जब भी रिवाइज करना है। समझ में आ रहा है? और उसका एक चैप्टर वाइज टेस्ट। यस। लेक्चर का ड्यूरेशन पे मत जा बच्चे। लेक्चर का ड्यूरेशन मान ले 3 घंटे में पूरा चैप्टर कर दिया, आधे घंटे में रिवीजन कर दी, आधे घंटे में कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट डिस्कस कर दिया, ठीक है? और आधे घंटे में क्वेश्चन कर दी, तो लेक्चर थोड़ा 4-5 घंटे जाएगा। पर तुझे सारा नहीं देखना, तुझे वो देखना जो तेरे काम का है। बच्चे अरिफुल 2 बार कर लिया तो अच्छा ना बच्चे। मैं क्या बोल रहा हूं, लेक्चर नहीं रिवाइज करना। अश्वनी बेटा लिख जल्दी से, हाँ ये नोट कर लो जो जिसने नहीं किया, ठीक है? कल करते हैं बेटा क्रैप साइकिल। यहां से कल मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, कल का टॉपिक देख लो, कल ही करते हैं। एक मैं पढ़ाऊंगा आपको क्रैप साइकिल, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा एटीपी बैलेंस शीट, एम्फीबॉलिक और आरक्यू। ये 4 टॉपिक पढ़ाऊंगा, भले ही 11:30 लग जाए, 11:30 बज जाए। ये 4 चीजें मेरे को कल पढ़ानी है आपको, ठीक है? कल करेंगे 9 से 11:30 तक का टाइम रहेगा अपना। क्रैप साइकिल, एटीपी बैलेंस शीट, एम्फीबॉलिक, आरक्यू,
तो बचेगा क्या परसों के लिए आपका? ईटीएस बच जाएगा और एनारोबिक बच जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपका परसों हो जाएगा, तो चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ये हम लोग कल क्या कर रहे हैं? कल 23 है, 24 है, 24 और ये नहीं, कल 23 है ना, ये 23 को कर रहे हैं, ये 24 को कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। कल का टाइम बेटा, अगर किसी और की क्लास नहीं है तो मैं सुबह ही पढ़ा दूंगा ना आपको। कल मुझे अगर अभी एक बच्चे ने बोला कि एसीपी सर की 24 को, मेरे हिसाब से शायद कल वो लेंगे क्लास। इनके सर कल क्लास नहीं हो रही है सर की, तो मेरी आपकी सुबह कल 9 बजे है क्लास, कल 9 बजे है, दिमाग खुला रखना। यस, ठीक है सर। गुरुजी छुट्टी की अच्छी फायदा उठाई है, मैं मेरे उठाने से क्या होगा? नालायक, दुष्ट। पहले मुझे करने दे, एमडी सर भी करेंगे बच्चे, एमडी सर क्यों नहीं करेंगे? उज्जवल में पूछता हूं उनको। दीपक पहले रिवीजन 1 को स्टार्ट करने दे, नहीं तो क्या होगा, स्टार्ट ही नहीं हो पाता। क्या होता है, हम लोग प्लानर बनाते हैं, सारे लोग लेंगे, फिर किसी का लेक्चर मिस होता है। ठीक है, यस, हाँ ना, मुझे अपना स्टार्ट करने दे पहले। अश्वनी नंबर नहीं दे सकते, लेक्चर देखना या नोट्स पढ़ने, तू पहले 15 मिनट देख के देखियो, अगर तेरे को फायदा लगे तो देखियो, नहीं तो तू वो तो रिवाइज करेगा ही ना जो मैं पॉडकास्ट जैसे रिवाइज करूंगा। यस, चलो एंड कर रहे हैं, बाय।